हेलो फ्रेंड, अगर आप कहानी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आपको एक नई और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, मेजर विजय। तो चलिए शुरू करते हैं। शिखा फटाफट अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखी जिसमें निशांत कॉल कर रहा था। उसने कॉल उठाकर कहा, हाँ निशांत बोलो। दूसरी तरफ से निशांत की आवाज आई, हाँ सीखा, हमारे वहां जाने का रास्ता मिल गया है। मैंने चाचा जी से बात की है, हम उन्हीं के साथ आज मिलिट्री बेस पर जाएंगे। ठीक है, और तुम राहुल से मिल लेना। ठीक है, फिर मैं निकलती हूं। यह बोलकर शिखा अपनी मम्मी पापा को बाय बोलकर वहां से निकल गई। उसने अपने दादाजी की ओर देखा तक नहीं। प्रबल सेन बोले, आज क्या हो गया मेरी पोती को, मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। मुक्ति जी बोले, नहीं पापा जी, कभी कभी ऐसे ही घटना हो जाती है जिससे हम अपने परिवार वालों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। मेरे साथ भी ऐसी घटना कई बार हुई है जिससे मैंने प्रवीण जी को इग्नोर किया था। लेकिन आप फिक्र मत करिए, ऐसी घटनाएं सिर्फ कुछ ही बार होती हैं और आराम से सॉल्व भी हो जाती है। लेकिन इन सबसे परे प्रबल सेन के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। मिलिट्री बेस कर्नल सर के साथ आने की वजह से उन दोनों को कोई भी तकलीफ नहीं हुई। इसी वजह से दोनों ही बड़े आराम से मिलिट्री बेस के अंदर घुस पाए। कर्नल सर बोले, निशांत, तुम्हें तो पता ही होगा कि मिलिट्री हॉस्पिटल कहां पर है, तो तुम शिखा को लेकर वहां पर जा सकते हो। मैंने वहां पर मौजूद ऑफिसर से बात किया है, वह तुम दोनों को अंदर जाने के लिए रास्ता दिखा देंगे। शिखा बोली, थैंक यू सो मच अंकल, दरअसल मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है राहुल से, उसके बाद मैं तुरंत ही वहां से चली जाऊंगी। कर्नल सर बोले, तुम फिक्र मत करो बेटा, और जो भी बातें करना ही है साफ साफ करना, क्योंकि राहुल के पोस्टर से मुझे नहीं लगता है कि उसे घुमा फिरा की बातें करने की जरूरत पड़ती है। शिखा बोली, आप फिक्र मत करिए अंकल जी, मैं ऐसी कोई भी बातें घुमा फिरा कर नहीं बोलूंगी। अपने चाचा जी को बाय बोलने के बाद निशांत और शिखा दोनों ही मिलिट्री बेस के मिलिट्री हॉस्पिटल की ओर जाने लगे। उन दोनों को आता देख एक सोल्जर उनके पास आया और बोला, आइए सर, कर्नल सर ने बताया था कि आप लोग आने वाले हैं, हमने आपके आने की खबर अंदर भिजवा दी है। शिखा बोली, तो क्या हमें अंदर जाने के लिए परमिशन मिली है? सोल्जर बोला, जी मैडम, क्योंकि राहुल सर बड़े ही दिलदार किस्म के व्यक्ति हैं, इस वजह से हमें अंदर जाने की परमिशन मिल गई, वरना यहां पर कई सारे ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जो किससे मिलने के लिए भी घंटों इंतजार करवाते हैं। पर आप लोग फिक्र मत करिए, हमने बात कर ली है, आप मेरे पीछे पीछे आइए। जब शिखा फ्लो पर चल रही थी तो आने जाने वाले कई सारे ऑफिसेज उस पर पड़ रही थी, और पड़ेगी भी कैसे नहीं, क्योंकि शिखा थी ही इतनी खूबसूरत। एक सोल्जर अपने दोस्त को देखकर बोला, अरे भाई क्या बात है, आज हमारे मिलिट्री हॉस्पिटल में इतनी खूबसूरत लड़की आई हुई है और साथ में उसके हाथ में गुलदस्ते भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कौन है भाई शी जिस मिलने के लिए इतनी खूबसूरत लड़की यहां पर आई हुई है? उसका दोस्त बोला, मुझे तो नहीं पता है भाई, लेकिन हाँ, हम थोड़ी देर इंतजार करेंगे तो पता चल जाएगा। उन दोनों ने देखा कि निशांत और शिखा दोनों ही राहुल के कमरे की ओर जा रहे हैं। लगता है यह दोनों मेजर विजय के भाई के दोस्त मालूम पड़ते हैं, इसीलिए तो उसके कमरे में जा रहे हैं। पहला दोस्त बोला, यार मैंने सुना है कि मेजर विजय की सगाई जयपुर की राजघराने की बेटी श्रेया महाजन के साथ हुई है। दूसरा दोस्त बोला, क्या मेजर विजय इतनी बड़ी खानदान का दामाद है? पहला दोस्त बोला, अरे भाई तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि मेजर विजय का पूरा नाम है विजय सिंह ओबरॉय, जो कि मुंबई की नंबर 1 कंपनी में से एक है। यार इन्हीं लोगों का नसीब इतना अच्छा क्यों होता है, हमारा ऐसा कब होगा भाई? पहला दोस्त बोला, देख भाई मुझे तो नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि मुझे अभी कर्नल सर के केबिन में जाना है, फाइल जमा करने। ठीक है, ये बोलकर वो वहां से चला गया। राहुल अपने भाई आदित्य से अपने कमरे में बैठकर बातें कर रहा था। तभी एक सोल्जर अंदर आया और बोला, सर आपसे मिलने के लिए एक लड़का और एक लड़की आए हुए हैं। उस सोल्जर की बातों को सुन दोनों भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे। राहुल बोला, ठीक है, आप उन्हें भेज दीजिए। उस सोल्जर के जाने के बाद शिखा और निशांत अंदर आते हुए दिखाई दिया। जैसे ही आदित्य की नजरें शिखा पर टिके, उसने अपने चेयर से खड़े होकर गुस्से में कहा, अब यहां क्या लेने आए हो तुम? तुम्हारी वजह से मेरे भाई के बाह में गोली लगी, अब क्या तुम उसे जान से मारने के लिए आए हो? आदित्य की तार्किक बातें सुनकर शिखा को वह बातें सीधे अपने दिल पर लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला और राहुल के पास जाकर उसे बुके देते हुए बोली, एम सॉरी शिखा। राहुल को देखकर बोली, आई एम सॉरी
राहुल उसे देखे ही जा रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने आदित्य को देखकर बोला, हमें तो बताया गया था कि कोई खास इंसान हमसे मिलने आने वाली है, लेकिन यह कोई खास इंसान तो नहीं लगता है। मुझे इसे यहां आज बाहर निकलो। शेखा उसे देखकर बोली, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी। मैं अपनी उन सभी गलतियों के लिए आपसे माफी मांगती हूं। प्लीज मेरी एक बात तो सुन लो। आदित्य बोला, सुना नहीं मेरे भैया ने क्या कहा? निकल जाओ यहां से, वरना कहीं मैं ही ना तुम्हें धक्के मारकर बाहर भगा दूं। शेखा आदित्य की बातें को अनसुना करके राहुल के पास चली गई और बोली, प्लीज तुम मेरी एक बार तो सुन लो। मैं तुम्हें अपने दादाजी के बारे में कुछ जरूरी बातें बताना चाहती हूँ। प्लीज एक बार तो सुन लो। अगर तुम चाहते हो कि मैं यहां से चली जाऊं तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन तुम एक बार तो मेरी बातें सुन लो। राहुल गुस्से में बोला, अब क्या रह गया है? सुनने सुनाने के लिए मुझे पता था कि मेरा किडनैप भी तुमने ही किया होगा, क्योंकि अगर हमें कोई और किडनैप किया होता तो तुम्हें कैसे आजाद कर देता इतना जल्दी? क्योंकि तुम एक बड़ी खानदान की बेटी हो। इस वजह से तो क्या मैं अपने खानदान का बेटा नहीं? और तो और मेरा भाई भी एक मिलिट्री ऑफिसर है, जो कि इंडिया का नंबर 1 बेस्ट सोल्जर्स में से जाना जाता है। और तुम कहती हो कि मैं तुम्हारी बात सुनूं? आखिर क्यों सुनूं मैं बात? शेखा बोली, प्लीज तुम मेरी बात तो सुन लो। उसके बाद मैं खुद बखुदा ने घंटी बजाई, जिससे बाहर खड़े सोल्जर अंदर आ गए और शिखा और निशांत को बाहर लेकर चले गए। शिखा चिल्लाते हुए उसे कुछ बताना चाहती थी, लेकिन उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। एक सोल्जर बोला, मैडम आप यहां से जा सकती हैं, वरना हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। हमारे सर को परेशान करने की जुर्म में शिखा उन सोल्जर्स को देखकर बोली, देखिए सर, मुझे राहुल से बात करना बहुत ही जरूरी है। कहीं उसके साथ ऐसी घटना दोबारा ना घट जाए, इसके लिए मुझे उससे बातें करनी जरूरी है। प्लीज सर, मुझे उनसे मिलने दीजिए। विजय जैसे ही राहुल की कमरे के पास पहुंचा तो उसके सामने इतनी भीड़ देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसके मन में एक ख्याल उठा कि कहीं राहुल को कुछ हुआ तो नहीं। यह सोचकर वह दौड़कर अपने भाई के कमरे की ओर जाने लगा। जैसे ही वह सामने आ रहा था, उसे वहां की आवाजें अब साफ साफ सुनाई दे रही थी। एक लड़की चिल्लाते हुए बोल रही थी, सर सिर्फ मुझे 5 मिनट का वक्त दे दीजिए। राहुल से बात करने के लिए उसके बाद मैं चली जाऊंगी। मैं उसे एक जरूरी बात बताना चाहती हूं। अगर आप उन्हें सही सलामत देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे उनसे मिलने दीजिए। तभी एक दमदार आवाज उन सबों के बीच में गूंजी, यहां क्या हो रहा है और ये दोनों कौन हैं? विजय को आते देखकर सभी सोल्जर्स उसे सैल्यूट करते हुए बोले, जय हिंद सर। विजय कड़क आवाज में बोला, यहां पर क्या हो रहा है? इतनी भीड़ क्यों है? एक सोल्जर बोला, पता नहीं ये दोनों लड़का लड़की यहां पर कैसे आ गई है और राहुल सर के कमरे के पास जाकर हल्ला मचा रही है कि उसे राहुल से बातें करनी है। एक बातें करनी है। विजय गुस्से में उन सोल्जर्स की ओर देखकर बोला, तुम लोगों को पता नहीं है कि मिलिट्री हॉस्पिटल में कोई भी अनजान लोगों को आना मना है क्या? उसके पास अंदर आने का परमिशन था? तभी एक सोल्जर पीछे से बोला, सर दरअसल कर्नल सर ने इन दोनों को यहां आने की परमिशन दी थी, इसी वजह से हमने इन दोनों को अंदर आने के लिए इजाजत दी थी। कर्नल सर ने? लेकिन क्यों? वो सोल्जर बोला, दरअसल सर मिस्टर निशांत कर्नल अमर प्रताप सिंह के चाचा है। विजय ने निशांत की ओर देखा और उससे बोला, तुम मेरे भाई को कैसे जानते हो? निशांत बोला, मैं आपके भाई को नहीं जानता हूं सर, पर मेरी दोस्त शिखा आपके भाई को बहुत ही अच्छी तरह से जानती है। उसने शिखा की ओर इशारा करते हुए बोला, शिखा। विजय को देखकर उसके पास जाकर बोली, सर मैंने आपके भाई के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया था, लेकिन मुझे रियल लाइफ मांगना चाहती हूं, लेकिन वह है कि मुझे माफी नहीं दे रहे हैं। विजय उसे देखने लगा और बोला, मैं कुछ समझा नहीं, और तुम क्या बोलना चाहती हो? जरा खुलकर बताओगी कि आखिर बात क्या है? शेखा अपनी आंसुओं को पोंछ हुए बोली, दरअसल सर मेरी पूरी परिवार जब महाजन खानदान के महल में गए हुए थे, तब राहुल ने मुझ पर बुरी नजर डाली थी। मुझे उसकी नजरें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, लेकिन जब आप लोग गौरव भैया के एंगेजमेंट पार्टी में आए तो उसने मुझ पर लाइन मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया। और उसने पिछले महीने जितनी भी घटनाएं घटी और उसने राहुल के साथ जो भी व्यवहार किया, उसके बारे में सब कुछ विजय को बता दिया। फिर उसकी नजरें विजय पर पड़ी, जो कि बहुत ही गुस्से में नजरें आ रहा था। शेखा बोली, सर मैं जानती हूं कि मैंने आपके भाई से बदला लेने के लिए यह सब किया था, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि वह आने वाली खतरों से बचे, इसलिए मैं उसे कुछ बताने के लिए यहां पर आई हुई हूं। विजय बोला, आने वाला खतरा? कैसे खतरे की बातें कर रही हो? तुम जरा साफ साफ बताओगी। शेखा बोली, यहां नहीं सर, क्या हम अकेले बात कर सकते हैं?
विजय ने अपनी गर्दन हिलाई और वह दोनों पास के कमरे में जाकर बातें करने लगे। विजय बोला, तुम फिक्र मत करो, मेरा भाई को कुछ नहीं होगा, ठीक है। और हाँ, इन सब बातों के बारे में राहुल और आदित्य को ना पता चले तो बेहतर होगा। तुम इन सब बातें को अपने पास ही रखना, ठीक है। मैं तुम्हें अपना नंबर दे रहा हूं, जरूरत पड़ने पर मुझे कॉल करना। और हाँ, तुम्हें मुझे उनके हर हरकतों के बारे में बताते रहना। और बाकी बात तुम फिक्र मत करो, ठीक है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। शेखा की आंखों में पानी आ गई। वह विजय को गले लगाना चाहती थी, लेकिन उसने अपने आप को रोककर बोली, फिर भी मुझे ना चाहते हुए भी राहुल की फिक्र हो रही है। उसे कुछ होगा तो नहीं ना? विजय बोला, तो तुम राहुल की फिक्र मत करो। और हाँ, हमारे बीच हुए इस कन्वर्सेशन को किसी के साथ शेयर मत करना, ठीक है। इसे जितना ही सीक्रेट रखा जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। शिखा बोली, ठीक है सर, मैं ध्यान रखूंगी और हमारी इस कन्वर्सेशन के बारे में किसी को भी खबर नहीं लगने दूंगी। आखिर कौन सी ऐसी बातें की थी विजय और शिखा ने जिसे इतना सीक्रेट रखा था कि कोई भी इस बात को नहीं जान सकता है? उस कन्वर्सेशन के बाद विजय अपने भाइयों के पास चला गया। उसे जाते वक्त एक ऑफिसर मिला और उसने एक फाइल विजय के हाथ में थमा दी और बोला, सर, इस फाइल को करण एस ने भेजा है और पूरी एनालाइज करने के बाद आपको इस फाइल को ब्रिगेडियर सर को सबमिट करना है। विजय ने उस फाइल के अंदर कुछ पढ़ा और अपने बगल में खड़े एक सोल्जर को थमा कर और बोला, आ जाऊंगा, तब मुझे वापस दे देना, ठीक है? जी सर। विजय जैसे ही राहुल के कमरे के पास पहुंचा, अंदर से कुछ आवाज आ रही थी। वह वहीं पर खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। आदित्य गुस्से में बोला, भैया, आप इस लड़की को आपके पास क्यों आने देते हैं? जब जब यह लड़की आपके पास आती है, आपको कोई ना कोई परेशानी जरूर होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप आगे से उस लड़की से ना मिले। पता नहीं आगे क्या हो जाए आपके साथ, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई में से कोई एक भी काम हो। समझे ना मैं क्या बोल रहा हूं आपको? राहुल बोला, वैसे तुम उस लड़की से इतने गुस्से में क्यों बातें कर रहे हो, जरा बताओगे मुझे? आदित्य बोला, जिससे मैं ना कहूं, क्या मतलब है? आपका भैया आपके साथ उसने क्या किया? अगर इस वक्त वह मुंबई में होती तो मैं दिखाता अपनी असली ताकत और उसे ऐसी सबक सिखाता कि अपने 7 जन्मों तक याद रखती। पर अब आप उसी से दूर रहिएगा। भैया, राहुल बोला, तुम फिक्र मत करो। आदि मैं वैसे भी अकेले रहना चाहता हूं, इसलिए उस लड़की को अपने लाइफ में आना नामुमकिन है। इसलिए तुम फिक्र मत करो, मैं उस लड़की से कोसों दूर रहूंगा, ठीक है? आदित्य राहुल को गले लगाकर बोला, मुझे आप पर नाज है भाया। आप उस जैसे लड़की से दूर रह जो हर पल कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करती रहती है, और अब तो ऐसी मुसीबत आन पड़ी थी कि आप मारे सकते थे। पता है ना राहुल, मुस्कुराते हुए बोला, मुझे पता है मेरे भाई, इसलिए तो मैं अब उस लड़की से दूर भाग रहा हूं। जब से उसने मुझे अपने भाई के एंगेजमेंट पार्टी में बेइज्जती की थी, तब से मैं उसकी बेइज्जती सह ही रहा हूं और कुछ भी ऐसी हरकतें नहीं कर रहा हूं जिससे उसे बुरा लगे। लेकिन पता नहीं हर बार वह क्यों सोचती है कि मैं ही वो लड़का हूं जिसने उसके साथ ऐसी गलती की थी। आदित्य राहुल के कंधों में हाथ रखकर बोला, अरे भैया, आप फिक्र क्यों करते हैं? मैं आपके लिए लड़कियों की लाइन लगा दूंगा और देखिएगा कैसे उस लड़की से भी सुंदर मेरी भाभी होगी। कम से कम उस जैसी नकचड़ी तो नहीं होगी। उन दोनों की बातों को सुनकर विजय अंदर जाने लगा। तभी उस कमरे का दरवाजा खुला और विजय मुस्कुराते हुए अंदर आया। उसने कहा, क्या बात है भाई? कौन थी वो लड़की जिसने बाहर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया था? अपने भाई को देखकर दोनों ही चुप हो गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर आदित्य विजय को गले लगाकर बोला, कुछ नहीं भैया, वो एक पागल लड़की थी। खैर, आप यहां पर आप अचानक? विजय आदित्य के कंधे में हाथ रखकर बोला, क्यों भाई, मैं अपने भाइयों से नहीं मिल सकता हूं क्या? राहुल बोला, अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हैं तुम? हम तो आप ही के भाई हैं, आप जब चाहे हमसे मिलने आ सकते हैं। विजय बोला, अच्छा ये बताओ, तुम लोगों ने क्या बिगाड़ा था उस लड़की का जो इतना बखेड़ा खड़ा कर रही थी? बाहर कुछ नहीं भैया, दरअसल हमारे बीच में कुछ छोटी सी कन्वर्सेशन हो गई थी। उसी दिन से हम दोनों की मेल नहीं मिल रही थी, लेकिन कुछ घटनाओं के कारण वह मुझसे नाराज थी। उसी के लिए माफी मांगने के लिए यहां पर आई हुई थी। राहुल की बातों को सुनकर विजय बोला, माफी मांगने के लिए कोई इतना बड़ा बखेड़ा क्यों खड़ा करेगा? राहुल एक लंबी सांस लेकर बोला, भाई, दरअसल मेरा जब किडनैप हुआ तो उस वक्त वो भी वहीं पर मौजूद थी। उस किडनैपर को लगा कि वह मेरे साथ है
इसी वजह से उन लोगों ने उसे भी किडनैप कर लिया। उसे लग रहा था कि ये किडनैपर्स और कोई नहीं बल्कि मेरे ही लोग हैं। इसी वजह से वह मुझसे नफरत करने लगी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फर्क तो तब पड़ा जब उसे कोई इतना जल्दी छुड़ा कर ले गया। लेकिन भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे आज भारत के दुश्मनों के लोगों से इतनी आसानी से छुड़ाया जा सके? विजय बोला, हम इसी बात की तहकीकात अब उस लड़की से करने वाले हैं। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आदित्य बोला, सही किया आप। भैया उसे अरेस्ट कर लीजिए और उनके साथियों को भी, और आप 3rd डिग्री टॉर्चर दीजिएगा, तब पता चलेगा सिन ओबरॉय खानदान के लोगों से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। विजय बोला, आदित्य मैं चाहते हुए भी यह नहीं कर सकता। राहुल न समझी से विजय की ओर देखकर बोला, क्यों भाई, आप क्यों नहीं कर सकते? आपके पास तो मिलिट्री की पावर है ना आदित्य? अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर जवाब दिया, हाँ, लेकिन मिलिट्री में एक वसूल है। अगर 10 में से एक मुजरिम बेगुनाह है तो हम उन 10 को सजा नहीं दे सकते। उसके लिए हमें उस एक इंसान को ढूंढकर सजा देनी पड़ती है। आदित्य बोला, मैं कुछ समझा नहीं, जरा साफ साफ बताए ना भैया। विजय बोला, हमें उस मेन मुजरिम से मिलने से पहले हमें उनका प्याद का पता करना होगा, तभी हम उस खतरनाक मुजरिम से मिल सकते हैं, वरना हम हमारे देश को तबाही होने से नहीं रुक पाएगा। राहुल बोला, लेकिन भाई ऐसे कैसे हो सकता है? अगर शिखा को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा तो फिर आप कैसे उसमें मुजरिम को पता करेंगे? विजय बोला, तुम दोनों चिंता मत करो, हमें उससे सच उगलवाने की कई सारी तरीके हैं, तो तुम बिल्कुल भी उसकी चिंता मत करो। विजय खांसते हुए राहुल की ओर देखकर बोला, वैसे मुझे लगा कि वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। विजय की बातों को सुनकर राहुल अपने बिस्तर से उठ गया और बोला, भाई आप क्या बोले जा रहे हैं? मैंने कसम खाई है कि अब मैं किसी और लड़की की तरफ नजरें उठाकर भी नहीं देखूंगा। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं कोई लड़की के साथ? विजय बीच में बोला, किसी और लड़की के साथ तुम्हारा मतलब है तुम्हें कोई और पसंद है? राहुल अपनी चोरी पकड़ा आता देखकर हक लाते हुए बोला, क्या भाई आप भी क्यों मजाक कर रहे हैं? आदित्य हंसते हुए बोला, ठीक है, मुझे लगा कि वह सच बोल रही थी, इसीलिए मैंने तुमसे पूछ लिया। राहुल बोला, आपको कैसे पता कि वो सच बोल रही थी? विजय बोला, कैसे पता नहीं चलेगा? बाहर में मिलिट्री के जवान खड़े हुए, उन्होंने ही बताया मुझे उस लड़की के बारे में। यह बोलकर विजय जोर जोर से हंसने लगा। राहुल को समझ में आ गया कि विजय उसके साथ मजाक कर रहा है। सब कमरे में हंसी मजाक कर रहे थे। उनकी नजरें दरवाजे पर खड़ी एक लड़की पर नहीं पड़ी, जो कितने मिनटों से वहां पर खड़ी होकर उन्हें ही देखे जा रही है थी। आदित्य हंसते हंसते सोफे में लोटपोट हो रहा था, तभी उसकी नजरें बाहर में खड़ी उस लड़की पर पड़ी और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आदित्य सोफे पर ही जोर जोर से हंसकर लोटपोट हो रहा था कि तभी उसकी नजरें बाहर में खड़ी एक लड़की पर पड़ी, जिससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने राहुल और विजय को भी इशारा किया, लेकिन उन्होंने कुछ समझा नहीं और दोनों ही अपने बातों में जोर जोर से हंस रहे थे। आदित्य अपनी गला साफ करके बोला, भाई आपसे मिलने के लिए कोई आया है। विजय हंसते हुए ही उसकी ओर देखकर बोला, कौन है भाई? आदित्य सलीके से बैठते हुए बोला, आप खुद ही पीछे मुड़कर देख लीजिए। यह बोलकर वह मुस्कुराते हुए उस लड़की की ओर देखकर आदित्य अपना हाथ वेव करने लगा। जैसे ही विजय पीछे मुड़ा, वह हड़बड़ा कर बेड से नीचे गिर गया, जिससे आदित्य और राहुल भी एक पल के लिए गए। आदित्य अपने भाई को उठाते हुए बोला, भाई आप ठीक तो है ना? आर यू ऑनर? राइट भाई। पर मानो विजय को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी नजरें तो बस दरवाजे की ओर टिकी हुई थी, जहां पर एक लड़की उसे ही घूरकर देखे जा रही थी। तुम यहां कैसे? मेरा मतलब है तुम यहां क्या कर रही हो? वो लड़की धीरे धीरे कदमों से उनके पास आ रही थी, जिससे उन तीनों की दिल की धड़कनें जोर जोर से आवाज हो रही थी और उनकी लंबी लंबी सांसें पूरी कमरे में सुनाई दे रही थी। वो लड़की राहुल और आदित्य को इग्नोर करके विजय के पास जाकर खड़ी हो गई। अब तो विजय की धड़कनें रुक सी गई। उसने अपनी थूक अंदर गटक ली और अपने चेहरे पर मुस्कान लिए, पर थोड़ी सी घबराहट आवाज निकालकर बोला, तुम यहां क्या कर रही हो? वह लड़की अपने हाथों को फोल्ड करके बोली, वो अच्छा, इतने दिनों से तुम मुझे आप बुलाते थे? और अचानक से तुम पर उसके चेहरे पर साफ साफ गुस्से का भाव नजर आ रहा था, और है जिससे तीनों ही घबराकर जमीन पर दोबारा गिर गए। लेकिन उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह लड़की गुस्से में बोले, आप लोगों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। फिर वो लड़की कुछ सोचकर कहा, तुम्हें और कोई तो नहीं मिल गई है?
यह सोचकर ही उस लड़की ने विजय की कॉलर को पकड़कर जमीन से उठा लिया और गुस्सेदार आवाज में बोली, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूं, जवाब दीजिए। ऐसे बुद्ध बने खड़े मत रहिए। विजय हिम्मत करते हुए बोला, राजकुमारी जी, तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। श्रेया बोली, वो अच्छा, तो फिर मेरे कॉल्स और मैसेजेस का जवाब तुम क्यों नहीं दे रहे हो? आप जब से तुम मिलिट्री बेस में एंटर किए हो तब से ना ही मेरे मैसेजेस का जवाब और ना ही तुमने मुझे कॉल किया है। इसका मतलब मैं क्या समझूं? उधर विजय अपना सिरनी झुकाकर बोला, दरअसल मैं यहां आकर ज्यादा ही कुछ बिजी हो गया था, इसलिए मैं आपका कॉल नहीं उठा पाया। तो मैं इसका मतलब यही समझूंगी, ना कि तुम्हें कोई और पसंद आ गया है क्या? क्या सारा दिन आप काम ही करते रहते हैं? थोड़ी सी वक्त निकालकर मुझे कॉल नहीं कर सकते थे क्या? श्रेया की आवाज को सुनकर विजय अब मौन खड़े उस लड़की की ही डांट सुन रहा था। उसके मुंह से कुछ भी आवाज नहीं निकल रहा था, मानो वो बिल्कुल उस लड़की से बहस नहीं कर सकता था। अगर उसने कुछ भी और बोलने की कोशिश की तो उस लड़की का गुस्सा उस पर ही फूट पड़ेगा। इसीलिए वह चुपचाप खड़े होकर उस लड़की की डांट सुन रहा था। तभी उस कमरे का दरवाजा खुला और एम्मा जेसोस एक नाज़लुस अंदर आई। उसने विजय को देखकर शर्माते हुए कहा, सर, आपको डॉक्टर मैडम बुला रही है। उस नस की शर्म से भरी लहजे में बात सुनकर उस लड़की का पारा अब हाई हो चुका था। उसने उस नस को देखकर कहा, आप इनसे इस लहजे में बात नहीं कर सकते। समझे उस नस को समझ में नहीं आया कि उसने क्या गलती कर दिया है। अरे भाई, इतना हैंडसम मेजर खड़ा हुआ है, उसे शर्मा कर बातें ना करें तो किस लहजे में बात करें? हर लड़की की ख्वाहिश होती है इन जैसे इंसान के साथ शादी करने की। कोई खास ही होता है जिसे इस जैसे इंसान से उनकी शादी होती है, तो फिर क्यों ना उसे शर्मा कर बातें किया जाए। नस बोली, मैडम, मैं नहीं बल्कि डॉक्टर मैडम मेजर विजय सर से मिलना चाहते हैं। श्रेया उस नस को घूर कर देखने लगी। क्यों, तुम्हारे डॉक्टर मैडम के पास काम नहीं है क्या जो मेजर विजय से मिलना चाहती है? नस बोली, मैडम, आप कुछ गलत समझ रहे हैं। दरअसल मैडम राहुल सर के ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने विजय सर बुलाया है। राहुल की ट्रीटमेंट क्या हुआ है? उसे जैसे ही उस श्रेया ने पीछे मुड़कर राहुल को देखा, जिसके बाहों पर पट्टी बंधी हुई थी और गिरने की वजह से उसका चोट खुल गया था और उससे खून बह रहा था, वह दौड़कर राहुल के पास चली गई और उसने कहा, अरे क्या हुआ है आपको और यह चोट कैसी लगी? राहुल श्रेया को इतना परेशान होता देखकर बोला, भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस थोड़ी सी खरोच आई है। राहुल के मुंह से भाभी शब्द सुनकर उस नस की हवाया उड़ गई। उसे लगा नहीं था कि यह लड़की मिजर विजय सिंह की मंगेतर है। उसने अपने मन में कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो इन्हें पहले कभी भी नहीं देखा है। उसने श्रेया की ओर देखा जो बिल्कुल परी जैसी लग रही थी, और लग भी क्यों ना हो, जयपुर की राजघराने की सबसे प्यारी और समझदार बच्ची थी। अरे हाँ भाई हाँ श्रेया, और किस लड़की की हिम्मत हो सकती है मेजर विजय सिंह की कॉल पकड़ने की? उसकी हिम्मत तो सिर्फ श्रेया ही कर सकती थी। जब से विजय मिलिट्री बेस में आया था, उसने मुश्किल से 1-2 बार श्रेया को कॉल किया था और उनके मैसेजेस का जवाब भी दिया था, लेकिन उसका सीक्रेट मिशन उसके चरम पर आ चुका था, जिसकी वजह से उसने अपना मोबाइल साइलेंट मोड में रखकर अपना दूसरा मोबाइल यूज कर रहा था, जिससे उसे श्रेया की कॉल और मैसेजेस को उसने नहीं देखा था। श्रेया ने उस नस की ओर देखकर बोलाई, अरे तुम वहां खड़ी क्यों हो? देख नहीं रहे हो कितनी सारी खून निकल रही है? यहां पर आइए और इनका पट्टी दूसरा बांध दीजिए। से न जी। अपनी होश में आकर दौड़कर फास्ट एड बॉक्स लेकर राहुल की नई पट्टी लगा दी। जैसे ही श्रेया की नजर उस चोट पर पड़ी, उसने कहा, मुझे नहीं लगता है कि यह जख्म कहीं गिरने से हुई है। विजय को जिस बात का डर लग रहा था, अब अगर कहीं श्रेया को पता ना चल जाए, इसी वजह से वह दबे पांव कमरे से बाहर निकल गया और डॉक्टर के केबिन की ओर भाग गया। उसे ऐसे भागता देख बाहर करे सोल्जर्स को कुछ भी पता नहीं चला। उसने अंदर झांका तो उन्होंने देखा कि एक लड़की बड़े ही चिंता फिक्र से राहुल को घूरे जा रही थी, लेकिन प्यार भी उतना ही जता रही थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि ये लड़की कौन है। उन्होंने इसी वजह से उसे अंदर जाने दिया, क्योंकि उन्हें खुद कर्नल सर दरवाजे के पास छोड़कर गए थे, और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कर्नल सर खुद किसी को छोड़ने के लिए यहां पर आए थे। श्रेया बोली, राहुल, तुम्हारे बांह पर यह चोट कैसे लगी? राहुल बोला, कुछ नहीं भाभी, दरअसल मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिससे मैं एक रोड मेरे बांह में घुस गई थी। श्रेया बोली, क्या तुम्हें अब दर्द हो रहा है? राहुल ने अपनी गर्दन ना में हिलाई
हुए बोला, तुम यहां कैसे? मेरा मतलब है तुम यहां क्या कर रही हो? वो लड़की धीरे धीरे कदमों से उनके पास आ रही थी, जिससे उन तीनों की दिल की धड़कनें जोर जोर से आवाज हो रही थी और उनकी लंबी लंबी सांसें पूरी कमरे में सुनाई दे रही थी। वो लड़की राहुल और आदित्य को इग्नोर करके विजय के पास जाकर खड़ी हो गई। अब तो विजय की धड़कनें रुक गई। उसने अपनी थूक अंदर गटक ली और अपने चेहरे पर मुस्कान लिए, पर थोड़ी सी घबराहट आवाज निकालकर बोला, तुम यहां क्या कर रही हो? वह लड़की अपने हाथों को फोल्ड करके बोली, वो अच्छा, इतने दिनों से तुम मुझे आप बुलाते थे? और अचानक से तुम पर उसके चेहरे पर साफ साफ गुस्से का भाव नजर आ रहा था, और है जिससे तीनों ही घबराकर जमीन पर दोबारा गिर गए। लेकिन उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह लड़की गुस्से में बोले, आप लोगों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। फिर वो लड़की कुछ सोचकर कहा, तुम्हें और कोई तो नहीं मिल गई है? यह सोचकर ही उस लड़की ने विजय की कॉलर को पकड़कर जमीन से उठा लिया और गुस्सेदार आवाज में बोली, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूं, जवाब दीजिए, ऐसे बुद्ध बने खड़े मत रहिए। विजय हिम्मत करते हुए बोला, राजकुमारी जी, तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। श्रेया बोली, वो अच्छा, तो फिर मेरे कॉल्स और मैसेजेस का जवाब तुम क्यों नहीं दे रहे हो? आप जब से तुम मिलिट्री बेस में एंटर किए हो तब से ना ही मेरे मैसेजेस का जवाब और ना ही तुमने मुझे कॉल किया है। इसका मतलब मैं क्या समझूं? उधर विजय अपना सिर नीचे झुकाकर बोला, दरअसल मैं यहां आकर ज्यादा ही कुछ बिजी हो गया था, इसलिए मैं आपका कॉल नहीं उठा पाया। तो मैं इसका मतलब यही समझूंगी ना कि तुम्हें कोई और पसंद आ गया है? क्या सारा दिन आप काम ही करते रहते हैं? थोड़ी सी वक्त निकालकर मुझे कॉल नहीं कर सकते थे क्या? श्रेया की आवाज को सुनकर विजय अब मौन खड़े उस लड़की की ही डांट सुन रहा था। उसके मुंह से कुछ भी आवाज नहीं निकल रहा था, मानो वो बिल्कुल उस लड़की से बहस नहीं कर सकता था। अगर उसने कुछ भी और बोलने की कोशिश की तो उस लड़की का गुस्सा उस पर ही फूट पड़ेगा। इसीलिए वह चुपचाप खड़े होकर उस लड़की की डांट सुन रहा था। तभी उस कमरे का दरवाजा खुला और एक नाज़लुस अंदर आई। उसने विजय को देखकर शर्माते हुए कहा, सर, आपको डॉक्टर मैडम बुला रही है। उस नस की शर्म से भरी लहजे में बात सुनकर उस लड़की का पारा अब हाई हो चुका था। उसने उस नस को देखकर कहा, आप इनसे इस लहजे में बात नहीं कर सकते। समझे उस नस को समझ में नहीं आया कि उसने क्या गलती कर दिया है। अरे भाई, इतना हैंडसम मेजर खड़ा हुआ है, उसे शर्मा कर बातें ना करें तो किस लहजे में बात करें? हर लड़की की ख्वाहिश होती है इन जैसे इंसान के साथ शादी करने की। कोई खास ही होता है जिसे इस जैसे इंसान से उनकी शादी होती है, तो फिर क्यों ना उसे शर्मा कर बातें किया जाए। नस बोली, मैडम, मैं नहीं बल्कि डॉक्टर मैडम मेजर विजय सर से मिलना चाहते हैं। श्रेया उस नस को घूर कर देखने लगी। क्यों, तुम्हारे डॉक्टर मैडम के पास काम नहीं है क्या जो मेजर विजय से मिलना चाहती है? नस बोली, मैडम, आप कुछ गलत समझ रहे हैं। दरअसल मैडम राहुल सर के ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने विजय सर बुलाया है। राहुल की ट्रीटमेंट क्या हुआ है? उसे जैसे ही उस श्रेया ने पीछे मुड़कर राहुल को देखा, जिसके बाहों पर पट्टी बंधी हुई थी और गिरने की वजह से उसका चोट खुल गया था और उससे खून बह रहा था, वह दौड़कर राहुल के पास चली गई और उसने कहा, अरे क्या हुआ है आपको और यह चोट कैसी लगी? राहुल श्रेया को इतना परेशान होता देखकर बोला, भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस थोड़ी सी खरोच आई है। राहुल के मुंह से भाभी शब्द सुनकर उस नस की हवाया उड़ गई। उसे लगा नहीं था कि यह लड़की मिजर विजय सिंह की मंगेतर है। उसने अपने मन में कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो इन्हें पहले कभी भी नहीं देखा है। उसने श्रेया की ओर देखा, जो बिल्कुल परी जैसी लग रही थी, और लग भी क्यों ना हो, जयपुर की राजघराने की सबसे प्यारी और समझदार बच्ची थी। अरे हाँ भाई हाँ श्रेया, और किस लड़की की हिम्मत हो सकती है मेजर विजय सिंह की कॉल पकड़ने की? उसकी हिम्मत तो सिर्फ श्रेया ही कर सकती थी। जब से विजय मिलिट्री बेस में आया था, उसने मुश्किल से 1-2 बार श्रेया को कॉल किया था और उनके मैसेजेस का जवाब भी दिया था, लेकिन उसका सीक्रेट मिशन उसके चरम पर आ चुका था, जिसकी वजह से उसने अपना मोबाइल साइलेंट मोड में रखकर अपना दूसरा मोबाइल यूज कर रहा था, जिससे उसे श्रेया की कॉल और मैसेजेस को उसने नहीं देखा था। श्रेया ने उस नस की ओर देखकर बोलाई, अरे तुम वहां खड़ी क्यों हो? देख नहीं रहे हो कितनी सारी खून निकल रही है? यहां पर आइए और इनका पट्टी दूसरा बांध दीजिए। से न जी। अपनी होश में आकर दौड़कर फास्ट एड बॉक्स लेकर राहुल की नई पट्टी लगा दी। जैसे ही श्रेया की नजर उस चोट पर पड़ी,
उसने कहा, मुझे नहीं लगता है कि यह जख्म कहीं गिरने से हुई है। विजय को जिस बात का डर लग रहा था, अब अगर कहीं श्रेया को पता ना चल जाए, इसी वजह से वह दबे पांव कमरे से बाहर निकल गया और डॉक्टर के केविन की ओर भाग गया। उसे ऐसे भागता देख बाहर करें। सोल्जर्स को कुछ भी पता नहीं चला। उसने अंदर झांका तो उन्होंने देखा कि एक लड़की बड़े ही चिंता फिक्र से राहुल को घूरे जा रही थी, लेकिन प्यार भी उतना ही जता रही थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि ये लड़की कौन है। उन्होंने इसी वजह से उसे अंदर जाने दिया क्योंकि उन्हें खुद कर्नल सर दरवाजे के पास छोड़कर गए थे, और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कर्नल सर खुद किसी को छोड़ने के लिए यहां पर आए थे। श्रेया बोली, राहुल तुम्हारे बाह पर यह चोट कैसे लगी? राहुल बोला, कुछ नहीं भाभी, दरअसल मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिससे मैं एक रोड मेरे बाह में घुस गई थी। श्रेया बोली, क्या तुम्हें अब दर्द हो रहा है? राहुल ने अपनी गर्दन ना में हिलाई और कहा कि नहीं भाभी, इस हॉस्पिटल में मुझे बहुत ही खास ध्यान दिया जा रहा है, और देखिए मैं जल्दी से जल्दी कब हो रहा हूं। मैं बहुत ही जल्द आपके साथ रहने के लिए महल में आ जाऊंगा। श्रेया आदित्य की ओर देखकर बोली, अच्छा आदित्य, जरा तुम मुझे यह बताओ कि तुमने जयंती पर कौन सी जादू कर दी है कि वह तुम्हारे बारे में बार बार मेरे असिस्टेंट से पूछती रहती है कि तुम कब कंपनी आओगी, वगैरह वगैरह। यह सुनकर आदित्य, जो इस वक्त सेब खा रहा था, उसकी गले में अटक गई और वह जोर जोर से खांसने लगा, मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों बस फ्रेंड्स हैं, राहुल बोला। अच्छा, तो वह तुम्हारी दोस्त है, तो फिर तुम बीते रात को बार बार उसका नाम क्यों ले रहे थे? सपने में यह सुनकर आदित्य राहुल को घूर कर देखने लगा और उसने मन में कहा, आप क्या अपनी मुंह बंद नहीं कर सकते हैं क्या? श्रेया बोली, जवाब दो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं। आदित्य ने बड़ी मुश्किल से श्रेया की ओर देखकर बोला, दरअसल भाभी, उसने अटक हुए कहा, आई लाइक हिम। आदित्य ने कहा, दरअसल भाभी, आई लाइक हिम। और क्या कहा तुमने? तुम उसे पसंद करते हो सच में, या फिर हमसे मजाक कर रहे हो? आदित्य तुरंत बोला, नो भाभी, आई रियली लाइक हिम। मैंने उसे जब से आपकी कंपनी में पहली बार उसी से टकराया था, तब से मुझे वह पसंद आने लगी है, आदित्य ने कहा। श्रेया उसे घूरने लगी और बोली, यह बात तुमने हमें क्यों नहीं बताई? आदित्य बोला, मैं तो उसे पसंद करता हूं भाभी, अपनी दिलो जान से, लेकिन उसकी तरफ से क्या है मुझे कुछ भी पता नहीं है। क्या वह भी मुझे चाहती है? वह भी मुझे कुछ भी पता नहीं है, इसलिए मैं उससे इस बारे में कभी भी बात नहीं कर रहा हूं। मैंने सब कुछ उसके ऊपर ही छोड़ दिया है। अगर उसने मुझे सामने से प्रपोज किया तो मैं उसे अपने साथ ही मुंबई वापस लेकर चला जाऊंगा। आदित्य की ऐसी बातें सुनकर राहुल और श्रेया दोनों ही आंखें फाड़कर उसे देखने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों आदित्य को क्या बोले। जयंती के प्रति आदित्य का इतना प्यार देखकर उन दोनों को ही पता नहीं चल रहा था कि वे क्या बोले। जयंती एक मिडिल क्लास की लड़की थी। उसका एक छोटा सा परिवार है जिसमें उसका चाचा चाची और उसका एक छोटा भाई है, लेकिन उसका चाचा हमेशा उसे किसी ऐसे लड़के से शादी करने के लिए फोर्स करता है जो कि हर वक्त नशे में डूबा रहता है। इसी वजह से जयंती ने अपने चाचा चाची के साथ रहना छोड़ दिया और कंपनी ज्वाइन करके अपनी अपार्टमेंट में रहने लगी। श्रेया बोली, क्या यह बात विजय को पता है? आदित्य ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, नहीं भाभी, इस बारे में घर में किसी को भी पता नहीं है, और ना ही विजय भैया को। तो तुम इस बारे में अपने विजय भैया को क्यों नहीं बताते हो? श्रेया ने कहा। आदित्य एक नजर अपनी भाभी की ओर देखा और अपने भाई राहुल की ओर। उसने धीमी आवाज में कहा, भाभी, जयंती कोई बड़ी खदान की बेटी नहीं है, वह एक मिडिल क्लास की लड़की है। अगर मेरी पसंद को घर वाले ने इनकार कर दिया तो क्या होगा? श्रेया मुस्कुराते हुए बोली, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे भैया से बात करूंगी। आदित्य उछलते हुए बोला, क्या सच में आप विजय भैया से बात करेंगे? उसे इतना एक्साइटमेंट होता देख दोनों ही चौंक गए, पर दूसरी ही समय आदित्य निराश हो गया। उसने कहा, क्या पता अदिति के मन में कोई और बसा होगा, क्या उसे कोई और पसंद है? यह सिर्फ मेरा मन का वहम भी हो सकता है। राहुल अपनी दूसरी हाथ आदित्य के कंधे पर डालकर बोला, मेरे भाई, तुम फिक्र क्यों करते हो, हम सब जाएंगे और उस लड़की से बात करेंगे। ठीक है। विजय को कमरे में ना देखकर श्रेया बोली, तुम्हारा भाई कहाँ है? तीनों कमरे में विजय को ढूंढने लगी, लेकिन विजय कमरे में नहीं था। आदित्य बोला, भाभी, मुझे लगता है विजय भैया डॉक्टर मैडम के कमरे में गए हुए होंगे। नजर हुई थी ना? विजय भाई को बुलाने के लिए श्रेया घबराते आते हुए बोली, क्या डॉक्टर मैडम बहुत ही खूबसूरत है?
अपनी होने वाली भाभी को किसी से जलन होता देख राहुल और आदित्य जोर जोर से हंसने लगे। राहुल बोला, भाभी, आप भैया को पूरी तरह से नहीं समझे हैं। श्रेया अपनी सिर खुजलाते हुए बोली, मैं कुछ समझी नहीं। राहुल बोला, भाभी। विजय भाई ऐसे नहीं है कि वह किसी और के साथ संबंध बनाने की कोशिश करे। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए विजय भाई, आपके सिवाय किसी और के नहीं हो सकते। हमें अपने भाइयों पर और उनके चॉइस पर आंख मुंह बंद कर यकीन है। श्रेया बोली, तुम्हारे मुंह पर भी। शक्कर दूसरी तरफ मुंबई शहर। वरुण अपने केबिन में बैठकर कुछ फाइलें पढ़ रहा था, तभी उसे एक फोन कॉल आया। हेलो, वरुण कॉल उठाकर कहा। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई, सर मेरा नाम किरण है। वरुण बोला, जी बोलिए, क्या क्या बात है और आपने कॉल क्यों किया है? वो लड़की बोली, सर हमारे अपार्टमेंट में कुछ आतंकवादी घुस गए हैं। यह सुनकर वरुण अपने चेह से खड़े होकर बोला, क्या बात कर रही हो? कहीं आप मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? ना, लड़की ने कहा, सर अगर आपको यकीन नहीं होता है तो मैं आपको वीडियो कॉल कर रही हूं। यह बोलकर उसने अपना कैमरा ऑन कर सामने की ओर दिखा दी। अपार्टमेंट के अंदर कई सारे आतंकवादी वहां के लोगों को बंदी बनाकर रखे थे और आसपास में लोगों में भगदड़ मच चुकी थी। यह देखकर वरुण बोला, आप अपनी लोग लोकेशन भेजिए, हम अभी वहां पर पहुंच रहे हैं। किरण बोली, सर इस अपार्टमेंट का नाम है अमर सिंह कॉलोनी, आप यहां पर आ जाइए। यह बोलकर उसने अपना लोकेशन वरुण को सेंड कर दिया। वरुण तुरंत ही अपनी केबिन से बाहर निकला और अपने सभी ऑफिसर को आवाज दी, जिससे सभी ऑफिसर भागकर उसके पास आकर खड़ी हो गए। वरुण बोला, हमें एक इंफॉर्मेशन मिली है कि अमर सिंह कॉलोनी में कुछ आतंकवादी घुस चुके हैं, तुरंत उस जगह के लिए निकलो। मैं अभी के अभी कमिश्नर सर से बात करके वहां का सिचुएशन को हैंडल करने के लिए और भी फोर्स वहां पर भेज रहा हूं, तब तक आप लोग वहां पर पहुंच जाएं। वरुण की बातें सुनकर सभी ने तुरंत अपना अपना हथियार उठाकर और सेफ्टी गार्ड उठाकर अमर कॉलोनी के लिए निकल गए। वरुण कमिश्नर सर को कॉल लगाते हुए बोला, जय हिंद सर। कमिश्नर जी बोले, जय हिंद। क्या बात है मिस्टर वरुण, आज अचानक कॉल करना क्या हुआ? वरुण, बिना वक्त गणवाले सर, हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि अमर सिंह कॉलोनी में कुछ आतंकवादी घुस गए हैं। यह सुनकर कमिश्नर सर अपने चेहरे से खड़े हो गए। उन्होंने कहा, इंफॉर्मेशन पक्की है ना, या फिर किसी ने आपके साथ जा किया है? वरुण बोला, सर मुझे सामने से किसी ने वीडियो कॉल करके दिखाया था जिसमें कई सारे आतंकवादी ने अमर सिंह कॉलोनी में अपना कब्जा कर लिया है। ठीक है, मैं और भी ज्यादा फोर्स भेज रहा हूं, तब तक तुम उस जगह के लिए निकलो। वरुण ने जय हिंद सर बोलकर कॉल कट कर दिया। अमर सिंह कॉलोनी, जो कि एक जानी मानी कॉलोनी मानी जाती है, क्योंकि यहां पर दूर दराज के लोग घूमने के लिए जब आते हैं तो राष्ट्र करने के लिए यह एक बिल्कुल सही जगह मानी जाती है और यहां पर कई सारे बड़े बड़े अधिकारियों भी रहने के लिए आया जाया करते थे। लेकिन इस जगह में आतंकवादियों का कब्जा होना यह एक बड़ी ही बात हो गई है, क्योंकि अंदर जाने के लिए सिक्योरिटी सिस्टम से क्रॉस होकर जाना पड़ता था। लेकिन यह सब कैसे हो सकता है? आतंकवादियों ने कैसे अंदर जाने के लिए रास्ता निकाला होगा? यही सब सवाल उन सभी लोगों के मन में चल रही थी जो इस वक्त बाहर खड़े हुए थे। तभी वहां पर कई सारे पुलिस की गाड़ियां आती हुई दिखाई पड़ी। पुलिस वालों ने वहां आकर अपना बैरिकेड लगाकर किसी को भी अंदर जाने का परमिशन नहीं दिया, चाहे वह इंसान उस घर का मालिक ही क्यों ना हो या फिर उसका फैमिली मेंबर ही क्यों ना अंदर फंसा हुआ हो। यह खबर अब पूरे मुंबई शहर में फैल चुकी थी कि अमर सिंह कॉलोनी को इस वक्त आतंकवादियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। वरुण को ऐसी सिचुएशन आज दूसरी बार देखने को मिल रही थी, क्योंकि उसने अपना पहला आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ विजय के साथ किया था, जब उसका बड़ा भाई अर्जुन की शादी हो रही थी। उस वक्त कमिश्नर सर बोले, आज क्या सिचुएशन है मिस्टर वरुण? वरुण ने कमिश्नर सर को सल्यूट करते हुए बोला, खबर के हिसाब से कम 7 आतंकवादी अजरैन अंदर में है सर, और उन लोगों ने कई सारे लोगों को हॉस्टेस बनाकर उन्होंने लोगों को 4th फ्लोर में रखा है। हमें कैसे से भी करके उन लोगों को सही सलामत बाहर निकालना ही होगा। लेकिन सर, हम उन आतंकवादियों पर ऐसे ही हमला नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अभी तक पता नहीं है कि उनके पास कौन कौन से हथियार पड़ी हुई हैं, या फिर उन्होंने कई जगह पर बम प्लांट कर चुके होंगे। अगर हमारी ये गलती कई मासूमों की जान देकर चुकानी पड़ेगी तो फिर क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? क्या कमिश्नर सर? थोड़ी ऊंची आवाज में बोले। वरुण बोला, सर मैंने आतंकवादियों को पहले भी हैंडल किया है, लेकिन उस समय मेरा भैया मेरे साथ था। कमिश्नर सर बोले, तुम्हारा भैया कौन है? तुम्हारा भैया वरुण।
अपनी कंधे उचका हुए बोला, सर वह मेरा सगा भाई तो नहीं है, पर सगा भाई से भी बढ़कर है। उनका नाम है मेजर विजय सिंह रॉय। यह नाम सुनकर कमिश्नर सर बोले, तुम मेजर विजय सिंह को जानते हो? वरुण बोला, जी सर, वह मेरे बड़े भाई के दोस्त हैं, दोनों ही एक ही रेजिमेंट में हैं। यह सुनकर कमिश्नर सर ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दिया। कहते हैं कि कोई भी खबर को फैलने के लिए एक चिंगारी की जरूरत पड़ती है, और यहां पर तो पूरी की पूरी आग लग चुकी थी। तो कैसी यह खबर पूरी देश में क्यों नहीं फैलती? और यह तो एक राष्ट्रीय न्यूज बन चुकी थी, क्योंकि मुंबई की मशहूर कॉलोनी अमर सिंह कॉलोनी अब एक आतंकवादियों द्वारा लोगों को बंदी बनाया जाया गया है। जैसे ही यह खबर विजय को मिली, उसने तुरंत ही वरुण को कॉल लगा लिया। कहा, वहां पर कैसी सिचुएशन है? वरुण बोला, भैया यहां पर कम से कम 7 आतंकवादी है और अंदर कम से कम 100 से 200 लोग अंदर फंसे हुए हैं। विजय बोला, थोड़े समय का इंतजार करो और पूछो कि उन्हें क्या चाहिए, उसके बाद ही कोई एक्शन लेना। ठीक है, वरना ऐसी वैसी कदम मत उठा देना जिससे उन मासूम लोगों की जान चली जाए। वरुण ने अपना मोबाइल कमिश्नर सर को देते हुए कहा, सर ये मेरे भाई, आप इनसे बात करिए इस सिचुएशन के बारे में। अब कैसे विजय इतनी दूर रहकर अपने शहर को बचाएगा, क्या होगा? कमिश्नर सर का जवाब, क्या यह सब वही लोग हैं जो पिछली बार इस तरह का प्रयोग उन बच्चों के लिए किया था? अब क्या होगा, आगे आगे जानने के लिए सुनते रहिए मेजर विजय सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोज बस पर। धन्यवाद। वरुण ने अपना मोबाइल कमिश्नर सर के हाथ में थमा दिया और कहा, भैया आपसे कमिश्नर सर बात करना चाहते हैं। यह बोलकर उसने अपना मोबाइल कमिश्नर सर की ओर देखकर बोला, सर ये मेरा भैया मिस्टर विजय सिंह। कमिश्नर सर ने एक नजर वरुण की ओर देखा, फिर उसके मोबाइल की ओर उसने मोबाइल पकड़कर अपने कान की ओर ले जाकर कहा, जय हिंद मेजर विजय सिंह। दूसरी तरफ से विजय बोला, जय हिंद कमिश्नर सर, बोलिए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? उद्धरण। कमिश्नर सर बोले, सर आपको तो वरुण ने यहां का सिचुएशन के बारे में बता दिया होगा। विजय बोला, जी सर, वरुण ने वहां की सिचुएशन के बारे में मुझे अभी अभी खबर दिया है। यह सुनकर कमिश्नर सर बोले, आपने तो कई सारे मिशन को अंजाम दिया है जिसमें कई आतंकवादियों का संहार किया है। आपने तो हमें भी आप कुछ टिप्स बता दीजिए जिससे हम उन आतंकवादियों को पकड़ सके। विजय बोला, अगर इस वक्त वो लोग बॉर्डर पर रहते तो हम बिना कुछ सोचे डायरेक्ट उन पर अटैक कर देते, लेकिन इस वक्त मासूम लोगों की जान उनके हाथों में है, इसलिए आप थोड़ी देर का इंतजार करिए और उनका रिप्लाई सुनिए कि उन्हें क्या चाहिए। उसके बाद ही आप उन पर एक्शन लेने की सोचिए। कमिश्नर सर बोले, जी मेजर, हम ऐसा ही करेंगे। जब तक सामने से उनका कोई भी संदेश नहीं आता है तब तक हम उन पर अटैक करने की कोशिश नहीं करेंगे। विजय बोला, और हाँ, सबसे पहले आप वहां की एरिया को जायजा ले लीजिए, क्योंकि ऐसे वक्त पर उन आतंकवादी ने कई जगहों पर बम प्लांट कर लिए होते हैं। अपनी बैकअप प्लान सोचकर विजय की बातों को सुनकर कमिश्नर सर ने अपने कई सारे ऑफिसर्स को विजय के मुताबिक ही काम करवाना शुरू कर दिया। कॉल कर जाने के बाद विजय जैसे ही पीछे मुड़ा, श्रेया उसे ही घूरकर देखे जा रही थी। श्रेया उसे कुछ नहीं बोली और वहां से दूसरी तरफ चली गई। विजय को कुछ समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। वह भी उसके पीछे पीछे चला गया। जैसे ही एक टर्न आया, श्रेया उस टर्न पर मुड़ गई, जिससे विजय भी उसके के पीछे पीछे मुड़ गया। लेकिन श्रेया अचानक उसके सामने आकर खड़ी हो गई। एक पल के लिए विजय घबरा सा गया था। श्रेया उसकी मजे लेते हुए बोली, मैंने तो सुना था कि मेजर विजय सिंह किसी से नहीं डरते, पर इस वक्त तो वो एक लड़की से डर गया। यह बोलकर वह हंसने लगी। विजय ने उसका दोनों हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया, जिससे श्रेया अपने आप को संभाल नहीं पाए और उसके गले आई बस पसवला लगी। अचानक विजय के इस एक क्षण से श्रेया की नजरें झुक गईं। विजय उसके लेटों को पीछे करते हुए बोला, अब बताओ कौन घबरा रहा है? हाँ, श्रेया कसम साते हुए बोली, मैं किसी से नहीं घबराती हूं, मैं एक राजपूत हूं, समझे? उसकी बातें सुनकर विजय मुस्कुरा गया। उसने कहा, तुम एक राजपूत हो तो मैं एक सोल्जर हूं मेरी राजकुमारी जी। यह बोलकर उसने उसके माथे पर किस किया, जिससे श्रेया अपने आप को रोक नहीं पाए और विजय के गले आ लगी। श्रेया विजय के सीने से लगे हुए ही बोली, पता है मैंने आपको बहुत मिस किया, इसीलिए आपसे मिलने में यहां पर आ गई। जब मैं यहां पर आई तो मुझे खबर मिली कि राहुल के साथ कुछ हुआ है। वो इस वक्त मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट है, तो मुझे घबराहट हुई और मैं दौड़ी दौड़ी मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर चली आई। विजय उसके माथे को सहला हुए बोला, अच्छा, तुम्हें मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर आते वक्त किसी ने रोका नहीं? श्रेया बड़े ही प्यार से बोली।
नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं आपकी होने वाली बीवी हूं और किसकी हिम्मत जो मेजर विजय सिंह की होने वाली बीवी को रोक सके। विजय मुस्कुराकर उसे अपनी आलिंगन में ले लिया। ब्रेकिंग न्यूज, आज की ताजा खबर। अभी हमारे संवाददाता अमर सिंह कॉलोनी में मौजूद है, जो इस वक्त आतंकवादी द्वारा हाईजैक किया हुआ है। हम आपको बता दी, यहां पर आज सिंह ओबरॉय खानदान की एक बेटी अर्पिता सिंह ओबरॉय अपने दोस्तों के साथ उसकी जन्मदिन मना रहे थे, लेकिन अचानक कई सारे आतंकवादियों ने उस जगह पर उन्हें बंदी बना लिया है। हम आपको वहां की लाइव न्यूज बताते हैं। उन्होंने अपना माइक कमिश्नर सर की ओर करते हुए कहा, सर आप इस सिचुएशन के बारे में हमें कुछ बताएंगे। आखिर कहां से आए हुए हैं ये आतंकवादी, और इतने टाइट सिक्योरिटी होने के बाद भी उन्होंने कई से किसी को भनक लगते हुए अंदर घुस गए। कमिश्नर सर उस रिपोर्टर को जवाब देते हुए कहा, देखिए मैडम, हमें किसी अनजान व्यक्ति का कॉल आया था कि कई सारे आतंकवादियों ने इस अमर सिंह कॉलोनी में लोगों को बंदी बना लिया है। उसके बाद हमने अपना काम जारी किया और यहां आकर सिचुएशन संभालने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्टर कटाक्ष लहजे में बोले, हमें दिखाई दे रही है। सर आपने कैसे सिचुएशन संभाला है? अब तक आपने उन होस्टेजेस को बचाने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया है। क्या आप इस बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? कमिश्नर सर उस रिपोर्टर को देखकर बोला, तो आपका कहना है कि हमने अभी तक किसी भी एंगल से इस सिचुएशन को संभालने के लिए कुछ भी नहीं किया है? जी सर, तब से तो आप यहीं पर खड़े होकर बार बार अपने मोबाइल में किसी से बातें कर रहे हैं। हम यहां कब से आकर मौजूद होकर अपनी लाइव न्यूज सभी को बता रहे हैं, और अब तक कोई भी काम आपकी पुलिस ने नहीं की है। कमिश्नर सर ने उस रिपोर्टर को ऊंची आवाज में बोले, तो आप चाहते हैं कि हम अंदर की सिचुएशन ना जाने सीधा अपनी पुलिस आर्मी को अंदर भेज दे, ताकि वह सभी मारे जाएं, और आप अपने न्यूज में दिखाए कि आतंकवादी के मुठभेड़ में इन पुलिस वालों की मौत, तब तो आपको खुशी मिलेगी ना? कमिश्नर सर की आवाज को सुनकर वहां पर मौजूद सभी रिपोर्टर्स की बोलती बंद हो गई, मानो उन्हें सांप सुन गया हो। कमिश्नर सर अपना लहजा सुधारते हुए बोले, माफ कीजिएगा, दरअसल मैं भी कोशिश कर रहा हूं उन सभी आतंकवादियों को पकड़ने और उन सभी हॉस्टेस को सही सलामत वापस लाने की। लेकिन अगर आप ही सोचिए, अगर हमने बिना सोचे अंदर जाने की कोशिश की तो वह बरसमा लोग मासूम हॉस्टेजेस की जान ले सकते हैं, और हम ऐसा नहीं चाहते हैं। अगर हमें उन मासूम लोगों की फिक्र नहीं होती तो हम बिना सोचे अंदर घुसकर उन आतंकवादियों को मार डालते हैं। आपको क्या लगता है हम खाली हाथ यहां पर बैठे हुए हैं? खुदा ना करे अगर कोई मर जाए तो भी आप लोगों को तो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए न्यूज तो मिल जाएगी कि पुलिस की बेवकूफी के द्वारा एक मासूम आदमी मारा गया। आज का ब्रेकिंग न्यूज, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम उन सभी मासूम लोगों की जान बचाए तो आप वही न्यूज दिखा है जो यहां पर चल रहा है, न कि घर में बैठे उन सभी लोगों पर अपना खौफ बैठाए। थैंक यू। ये बोलकर कमिश्नर सर दूसरी तरफ चले गए। वहीं दूसरी तरफ वरुण काफी परेशान हुए जा रहा था। जैसे ही वरुण को पता चला कि अर्पिता भी इस वक्त अंदर होस्टेजेस बनी हुई है, तो उसके दिल में थोड़ी सी घबराहट होगी, लेकिन उसने अपने आप को मजबूत दिखाते हुए कहा, अगर मेरा प्यार सच्चा हुआ तो मैं उस ऊपर वाले से भी लड़कर अपनी अर्पिता को जरूर बताऊंगा। 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन उन आतंकवादियों का कोई भी खबर नहीं आई थी, और ना ही उनके द्वारा कुछ संदेश बाहर भिजवाया गया था। हाँ, जैसे ही तभी अचानक एक आतंकवादी ने उन पुलिस वालों को देखकर बोला, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इन मासूम लोगों को छोड़ दें तो हमारी मांगे पूरी करनी होगी। वह आई, हम आप कौन थोड़ी देर में बता देंगे, लेकिन उससे पहले अगर किसी ने भी होशियारी करने की कोशिश की तो लोगों की चीखें आपको अंदर से सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। यह बोलकर वह आतंकवादी उस आदमी को लेकर चला गया जिसे वह आज अपना ढाल बनाकर पुलिस वालों से बात करने के लिए आया था। उस आतंकवादी की बात सुनकर सभी ऑफिसर्स एक दूसरे की ओर देखने लगे और वह सोचने लगे कि इन आतंकवादियों को क्या जरूरत पड़ गई है। सब ऑफिसर यही सोच रहे थे। वरुण बोला, सर विजय भैया ने जैसे कहा है वैसे ही हमें करते जाना चाहिए, और देखते हैं कब तक ये लोग अपनी मांगे आप हमारे सामने रखते हैं। उसके बाद ही हम कुछ विचार करने की कोशिश करेंगे। फिर भी ऑफिसर्स, अभी भी उन मासूम लोगों की जान उन आतंकवादियों के हाथ में है। हमें कैसे भी करके उन्हें बचाना ही होगा। कमिश्नर सर बोले। वरुण बोला, सर आप सिचुएशन को तो देखिए, पहले अगर आप ही कुछ ऐसा कदम उठाने की कोशिश करेंगे जिसे हमने कभी भी हैंडल नहीं किया हो, तो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि उसका अंजाम क्या हो सकता है। सर हमें थोड़ी देर तक इंतजार करनी ही होगी। वरुण की बातें सुनकर कमिश्नर सर ना चाहते हुए भी वहां पर खड़े होकर उन आतंकवादियों की मांगे का इंतजार करने लगे।
उस अपार्टमेंट के अंदर 7 आतंकवादी वहां पर कई सारे लोगों को हॉस्टेजेस बनाकर रखे हुए थे। उनमें से कई सारे बच्चे अमीर घर के भी थे, जिसके वजह से अगर उन आतंकवादियों की मांगी हुई हर एक ख्वाहिश उन्हें पूरी करने के लिए उन्हें आसानी होगी। एक आतंकवादी उन सभी हॉस्टेजेस के पास आकर बोला, देखो, हम लोग आप लोगों की हत्या नहीं करना चाहते, इसलिए कोई भी ऐसी वैसी हरकतें करने की कोशिश नहीं करेगा, और हां, खासकर अमीर बाप की। बिगड़ी औलाद तुम्हारे माता पिता बाहर ही खड़े हुए हैं और अंदर आने के लिए मरे जा रहे हैं, तो कहीं उन्हें तुम लोगों की लाश को देखना ना पड़े, तो बिना नखरे के चुपचाप अपनी अपनी जगह पर बैठे रहो। अगर किसी ने उठने की भी कोशिश की तो वह अनायाह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा और उसका जिम्मेदार हम नहीं होंगे। यह बोलकर वह आतंकवादी वहां से दूसरी ओर चला गया। सारे होस्टेजेस इस वक्त घबराए हुए अपनी अपनी जगह में बैठकर किसी चमत्कार होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें नहीं लग रहा था कि मुंबई पुलिस इस सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे और ना ही मिलिट्री वाली। यही सोचकर वो सभी मन ही मन घबरा रहे थे। अर्पिता अपनी दोस्त निधि से बोली, जिसका आज उन लोग जन्मदिन मना रहे थे। उसने कहा, तुम फिक्र मत करो निधि, हमें बचाने के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा। निधि बोली, तुम्हें लगता है इन आतंकवादियों से हमें कोई बचा पाएगा? मुझे तो नहीं लगता है कहीं हम सभी यहां पर मर ना जाए। मुझे बहुत डर लग रहा है। अर्पिता उसके कंधों में हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो निधि, हमें बचाने के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा। बगल में बैठा उसका दोस्त बोला, तुम्हें लगता है इन आतंकवादियों से हमें कोई बचा पाएगा? अर्पिता बड़े ही कॉन्फिडेंस से बोली, तुम लोग फिक्र मत करो, इन आतंकवादियों की ऐसी दुर्दशा करेंगे ना, पता चल जाएगा इन सबको कि मासूम लोगों के साथ खेलने का क्या अंजाम होता है। साइड में खड़ा एक आतंकवादी ने उनका बात सुन लिया था। वह हंसते हुए बोला, बेवकूफ लड़की, तुम्हें शायद पता नहीं होगा, मैंने आज तक कितने ही इंडियन को जान से मारा है। उनमें से तो कई सारे इंडियन आर्मी के सोल्जर भी शामिल थे। कम से कम 50 से तो ज्यादा ही भारत के लोगों को मैंने अपना शिकार बनाया है। यह बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगा। अर्पिता गुस्से से अपनी जगह में खड़ी होकर बोलकर, ओ कुत्ते कमीनी, अगर मेरे भैया को पता चल गया ना कि तुमने कितने लोगों की जान ली है तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वह आतंकवादी, जिसका नाम शकील था, उसने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हारा भाई मेरे सामने आ गया ना तो मैं तुम्हारे भाई को तुम्हारे आंखों के सामने ही मार डालूंगा। यह बोलकर वह दोबारा से हंसने लगा। अर्पिता अपने चेहरे पर सरकास्टिक स्माइल लाते हुए बोली, पोजी, तुमने क्या कहा था कि तुमने 50 से भी ज्यादा इंडियन लोगों को जान से मारे हो ना? हाँ, और कहीं तुम ही मेरा अगला शिकार ना बन जाओ। शकील की बातों को सुनकर अर्पिता बोली, शायद तुम्हें मेरे भाई के बारे में पता नहीं है। अगर उसका नाम भी सुन लोगे ना तो तुम्हारी पेंट गीली हो जाएगी। पेंट? शकील हंसते हुए बोला, आज तक ऐसा कोई भी पैदा नहीं हुआ है जो मुझे जान से भी मार सके। अर्पिता अपनी दोनों बाजू एनफोल्ड करते हुए बोली, आज तक मेरे भैया ने कम से कम 600 से भी ज्यादा आतंकवादियों को जान से मार डाला है। यह सुनकर उस आतंकवादी की आंखें फटी की फटी रह गईं। अर्पिता आगे बोली, मेरे भैया ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर खालिद को जिंदा पकड़कर भारत लेकर आया और तुम्हारे पाकिस्तान वालों ने उनका बाल भी बांका नहीं कर सका। यह सुनकर अब उस आतंकवादी को थोड़ी सी घबराहट हुई। तभी पीछे से एक आतंकवादी ने कहा, तुम किसके बारे में बातें कर रही हो? अर्पिता पीछे मुड़कर देखा और उसने बिना घबराए हुए कहा, मेजर विजय सिंह ओबरॉय। यह नाम सुनकर वहां पर मौजूद आतंकवादी की घबराहट मानो बड़ी सी गई, क्योंकि उन्हें किसी का नाम पता हो ना हो, लेकिन मेजर विजय सिंह ओबरॉय का नाम पूरे आतंकवादियों को खौफ फैलाने के लिए काफी था। उनका कप्तान बोला, तुम उसकी लगती क्या हो? अर्पिता ने बिना घबराए जवाब दिया, मैं उसकी छोटी बहन हूं। कप्तान अर्पिता की ओर बढ़ने लगा। उसने उसका बाल पकड़कर बोला, तुम्हारे भैया की वजह से हमने अपने कई सारे भाइयों को खोया है, लेकिन अब और नहीं, तुम्हारा भैया का आखिरी समय आ चुका है। यह बोलकर उसने उसे धक्का देकर फर्श पर गिरा दिया। अर्पिता अपने आप को संभालते हुए बोली, क्यों, मेरे भैया का नाम सुनकर ही डर गए ना? अब तक तो उन्हें पता चल गया होगा कि मैं भी अंदर फंसी हुई हूं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मौत जल्द ही आएगी। कप्तान ने एक गोली अर्पिता की बगल में चला दी, जिससे सभी होस्टेजेस डर गए, लेकिन अर्पिता को डर का महसूस भी नहीं हुआ। यह देखकर कप्तान ने अपने एक साथी से कहा, इस पर नजर रखो, अगर कुछ भी ऐसी हरकतें करने की कोशिश करती है तो इसके भेजे में गोली मार देना। यह बोलकर कप्तान वहां से बाहर की ओर चला गया। कप्तान अपने हाथ पर एक स्पीकर पकड़कर बोला, हम किसी भी होस्टेजेस को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक इंसान से मिलना है।
अगर आप लोग हमारी उससे बातें करा दे तो हम कुछ सोच सकते हैं इन होस्टेजेस को छोड़ने के लिए। यह सुनकर वरुण बोला, अगर इसे किसी से बातें ही करनी है तो इतने सारे मासूम लोगों को होस्टेजेस बनाकर रखने की क्या जरूरत है? वह अपना काम किसी और तरह से भी तो कर सकता था। लेकिन कमिश्नर सर बोले, हमें नहीं लगता कि यह किसी मामूली इंसान से बातें करना चाहता है। कप्तान बोला, हमें मोहम्मद खालिद से बात करनी है जो इस वक्त जयपुर मिलिट्री बेस में रखा गया है। अगर आप लोग हमसे उसकी बात करा देते हैं तो आगे की बात आप लोगों को पता ही है। यह बोलकर कप्तान अंदर चला गया। वरुण बोला, सर लेकिन मोहम्मद खालिद कौन है? और मैं तो इस आदमी का नाम कभी भी नहीं सुना है और ना ही देखा है। हम कैसे उसे ढूंढ सकते हैं? कमिश्नर सर बोले, तुमने सुना नहीं वरुण? उसने क्या कहा? उसने कहा कि मोहम्मद खालिद जयपुर के मिलिट्री बेस में, मतलब कि इस वक्त मोहम्मद खालिद जयपुर मिलिट्री बेस में है और हमें कैसे भी करके जयपुर मिलिट्री हेडक्वार्टर में बात करके मोहम्मद खालिद से इनका बात करवाना होगा, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन सर, इन्हें कैसे पता चला कि मोहम्मद खालिद इस वक्त जयपुर मिलिट्री बेस में है? कमिश्नर सर बोले, वो तो हमें नहीं पता, पर लेकिन हमें कैसे भी करके उनसे बात करनी होगी। अब यह खबर सभी तरफ फैल गई कि अमर सिंह कॉलोनी को हाईजैक करने वाले आतंकवादी की मांगे हैं कि वो जयपुर मिलिट्री बेस में कैद मोहम्मद खालिद से बातें करना चाहते हैं। जब यह खबर जयपुर की मिलिट्री बेस तक पहुंची तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर उसका और खालिद का क्या संबंध है? विजय इस वक्त मिलिट्री हॉस्पिटल में ही था। तभी एक ऑफिसर दौड़कर उनके पास जाकर बोला, सर आपको ब्रिगेडियर सर ने बुलाया है। विजय ने एक नजर श्रेया को देखा जो इस वक्त उससे रूठी हुई थी। उसने उस ऑफिसर को देखकर कहा, मैं 5 मिनट में आ रहा हूं। ऑफिसर ने उसे सल्यूट किया और वह वहां से चला गया। श्रेया उसे घूरते हुए बोली, क्या तुम फिर से मुझे छोड़कर जाने वाले हो ना? विजय श्रेया को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, अगर मैं इस वक्त वहां नहीं गया ना तो एक बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। निताय श्रेया हैरान होकर विजय की ओर देखते हुए बोला, मैं कुछ समझ ही नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? विजय लंबी सांस लेकर बोला, मुंबई में एक कॉलोनी है जिसका नाम है अमर सिंह कॉलोनी है। वह इस वक्त आतंकवादियों द्वारा हाईजैक हो गया है। श्रेया विजय के आंखों से छूटते हुए बोली, क्या? और तुम मुझे अब बता रहे हो? विजय बोला, यह तो कुछ नहीं है, उस होस्टेजेस में से एक अर्पिता भी है, वरुण की मंगेतर। अब तो श्रेय मानो अपने आप को संभाल नहीं पाए और उसने कहा, तो तुम यहां पर खड़े क्यों हो? जल्दी से जाओ। मैं अपनी जिगरी दोस्त को कुछ होने नहीं देना चाहती। तुम यहां से जल्दी जाओ, कहीं उसके साथ कुछ हो ना जाए। विजय प्लीज आप जल्दी जाए, मैं आपसे बाद में मिलूंगी। विजय और दौड़ते हुए ब्रिगेडियर सर की केबिन की ओर चला गया। विजय जैसे ही ब्रिगेडियर सर की केबिन में पहुंचा, ब्रिगेडियर सर उसे देखकर बोले, आइए मिर्जा, आइए, हमें आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। जी सर बोलिए, क्या बात है? आपने इतनी अर्जेंटली मुझे क्यों बुलाया है? कुछ खास बात है क्या? विजय बोला, ब्रिगेडियर सर एक लंबी सांस लेकर बोले, खास ही समझ लीजिए। विजय उनकी ओर देखकर बोला, क्या बात है सर? आप काफी परेशान दिखाई दे रहे, तनाव क्या दे रहे हैं ब्रिगेडियर? सर बोले, तुम्हें तो पता चल ही गया होगा कि मुंबई शहर में आतंकवादियों ने एक कॉलोनी पर कई सारे लोगों को बंदी बना लिया है। विजय बोला, जी सर, मुझे थोड़ी देर पहले मेरा भाई का कॉल आया था। यह सुनकर ब्रिगेडियर सर बोले, अच्छा तुम्हारा भाई क्या करता है? विजय बोला, सर मेरा भाई मुंबई पुलिस में IPS ऑफिसर है। ब्रिगेडियर सर मुस्कुराते हुए बोले, यह तो बहुत ही अच्छी बात है मेजर सच, लेकिन हम जिस सिलसिले में आपको यहां पर इतनी एजेंट बुलाए हैं वो थोड़ी सी क्रिटिकल है। ब्रिगेडियर सर की जलेबी जैसी बातें सुनकर विजय को अब फ्रस्ट्रेटेड महसूस हो रहा था। उसने कहा, आप जो भी कहना चाहते हैं साफ साफ बोल दीजिए, क्योंकि मुझे इतना पता है कि आप उसी केस के सिलसिले में मुझे यहां पर बुलाए हैं। ब्रिगेडियर सर ने अपना सिर उठाकर मेजर विजय को देखकर कहा, दरअसल मेजर वहां पर बंदी बनाए गए हुए हैं। उनमें से कई सारे बड़े घर के लोग की बेटे बेटियां हैं और उन्हीं लोगों ने हमें इतना फोर्स किया गया है जिसकी वजह से हमने एक डिसीजन लिया है। विजय ब्रिगेडियर सर की बातें ध्यान से सुन रहा था। ब्रिगेडियर सर आगे बोले, उन आतंकवादियों का कप्तान खालिद से बात करना चाहते हैं। यह सुनकर विजय बोला, सर ऐसा हुआ तो कहीं खालिद उन आतंकवादियों को कुछ ऐसी सीक्रेट्स ना बता दे जिसके बाद हमें पछताना पड़ेगा। ब्रिगेडियर सर गहरी सांस लेकर बोले, यही सोचकर मेज हमने यह फैसला लिया है कि हम उन आतंकवादियों को खालिद से बात नहीं करवाएंगे। विजय बोला, लेकिन सर जैसे कि सिचुएशन है, अगर हमने खालिद को उन आतंकवादियों के साथ बात नहीं करवाया तो वह आतंकवादी इस वक्त बेखौफ हो चुके हैं
और वक्त एक मासूम की जान जा सकती है। ब्रिगेडियर सर बोले, ठीक है मेजर, तो आप ही कुछ आइडिया निकालिए जिसके बाद हम इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। विजय कुछ सोचते हुए बोला, सर इस वक्त खालिद की हालात कुछ ठीक नहीं है। अभी भी उसका हालत क्रिटिकल है, क्योंकि मैंने जो उसे टॉर्चर दिया है उसके बाद तो उसके मुंह से कुछ भी आवाज नहीं निकल रहा है। यही तो बात है मेज की, हम उन लोगों को खालिद की इस सिचुएशन को कैसे समझाएंगे। उन दोनों के बीच ब्रिगेडियर सर का मोबाइल बजने लगा। दूसरी तरफ से प्रधानमंत्री जी की आवाज, आपको इतना देर क्यों लगा रहा है? आपको पता है हमें कितना फोर्स किया जा रहा है। आप कुछ भी करके उन आतंकवादियों को खालिद से बात करवाओ। लेकिन सर आप हमारी बात तो सुनिए, प्रधानमंत्री जी बोले। ब्रिगेडियर हम और कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, आप उन आतंकवादियों को खालिद से बात करवाए। यह बोलकर प्रधानमंत्री की तरफ से कॉल कट होगा। ब्रिगेडियर सर ने एक मुक्का अपनी टेबल पर डरते हुए बोला, आखिर यह लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? अगर उनकी बात खालिद से हो गई तो पता नहीं उसके बाद क्या होगा। विजय बोला, किसका कॉल आया था सर? ब्रिगेडियर सर बोले, प्रधानमंत्री जी का कॉल आया था। विजय गहरी सांस लेकर बोला, सर आप उन आतंकवादियों से खालिद की बात करवाए। यह सुनकर ब्रिगेडियर सर बोले, मेजर आप क्या बोल रहे हैं? पता है इसके बाद क्या हो सकता है? विजय बोला, सर आप पहले खालिद से उनकी बात करवाए, क्योंकि मुझे थोड़ी समय का वक्त चाहिए। यह बोलकर विजय कमरे से बाहर चला गया। तारक महतकाउलतः करवा देंगे, क्योंकि हमें जयपुर मिलिट्री बेस से मोहम्मद खालिद से बात करने की परमिशन मिल गई है। यह सुनकर कप्तान बाहर आया और उसने कहा, बहुत खूब कमिश्नर, हमें पता नहीं था कि इंडियन इतने बेवकूफ होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास तुम्हारे इतने सारे मासूम लोग बंधे हुए हैं। और हाँ, मुझे एक लैपटॉप और उसके साथ एक कैमरा चाहिए ताकि मैं मोहम्मद खालिद से बात कर सकूं। जल्दी से इंतजाम करवाए। यह बोलकर शकील अंदर चला गया। वरुण कमिश्नर सर की बातें सुनकर दंग रह गया। उसने कहा, कमिश्नर सर आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। अगर उन दोनों का बात हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कमिश्नर सर ने निराशा में अपना सिर नीचे झुकाते हुए बोले, हमें प्रधानमंत्री की ओर से कॉल आया था। उसके बाद ब्रिगेडियर सर ने हमें कहा कि हम खालिद से उस आतंकवादी की बात करवा देंगे, क्योंकि इस वक्त अंदर कई सारे अमीर घर के बच्चे कैद हैं। कुछ हो गया तो तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मुंबई की क्या हालत हो सकती है। एक पल में मुंबई की नक्शा बदल जाएगी। अगर उन बच्चों में से एक भी बच्चे को कुछ हुआ तो तभी वरुण के मोबाइल में किसी का कॉल आया। अनजान आदमी का कॉल आता देखकर उसने कॉल पिक करके बोला, हेलो कौन? दूसरा आदमी बोला, मैं कौन हूं? उसे जानकर आपको कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर आप उन मासूम लोगों की जान बचाना चाहते हैं तो मैं जैसे बोलता हूं वैसे कर जाइए। वरुण बोला, मैं आपको जानता भी नहीं हूं तो मैं आपकी बातों पर कैसे यकीन कर सकता हूं? वह आदमी मुस्कुराते हुए बोला, हमें विजय सर ने भेजा है। विजय का नाम सुनते ही वरुण बोला, करना क्या है? वो आदमी बोला, बस तुम अपने कमिश्नर सर को पीछे के बने गली में लेकर आओ, वहां पर हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। यह बोलकर उसने कॉल कर दिया। वरुण कमिश्नर सर की ओर गया और उसके कान में कुछ बोला, जिसके बाद कमिश्नर सर और वरुण दोनों ही वहां से उस गली की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वह दोनों वहां पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि 5 आदमी काले कपड़े पहनकर वहां पर खड़े हुए थे, जिन्हें देखकर कोई भी आदमी कह सकता है कि यह सभी लुटेरे हैं। हेलो मिस्टर कमिश्नर, मेरा नाम महेश है। मुझे विजय सर ने इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए भेजा है। कमिश्नर सर और वरुण ने उनके साथ हाथ मिलाया। वरुण बोला, आप लोगों को पता है ना कि अंदर की सिचुएशन इस कैसी है? आपने कुछ प्लान बनाया है अंदर जाने के लिए? महेश मुस्कुराते हुए बोला, आप उसकी फिक्र मत करिए सर, क्योंकि मेरा टीम बिल्कुल तैयार है और हमें ऐसे ही खतरों से खेलने के लिए ट्रेन किया गया है। मैं अपनी टीम से आपको मिल पाता हूं, नकुल, संजय, परिरिया और मैं कमिश्नर सर बोले। लेकिन आप 5 लोग सिर्फ? अरे सर, आपको पता नहीं होगा कि हम लोगों ने कितना बड़ा बड़ा कारनामा करके दिखाया है। और भी कुछ साथी हैं जो हमें दूर से ही अंदर की गार्डियंस बताते रहेंगे। ओके देन प्रोसीड कमिश्नर सर, बोले सभी एजेंट्स ने कमिश्नर सर को सल्यूट किया। वरुण बोला, मैं भी आप लोगों के साथ जाना चाहता हूं। नहीं वरुण, तुम्हें अंदर जाने की जरूरत नहीं है कमिश्नर सर, बोले वरुण। बोला, सर आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले भी मैंने मेरे भाई के साथ ऐसी सिचुएशन हैंडल की थी जिस समय हमें मालूम ही नहीं था कि आतंकवादी कहां छुपे पड़े हुए हैं। कमिश्नर सर ने महेश की ओर देखा। वरुण की बातें सुनकर महेश ने भी अपना गर्दन हिला दिया।
उसके बाद वरुण अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए दूसरी तरफ चला गया। कमिश्नर सर बोले, आप वरुण का ख्याल रखिएगा। संजय बोला, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए सर, हम सभी साथ मिलकर वरुण सर की ख्याल रखेंगे। वरुण ने भी उन्हें एजेंट्स की तरह ब्लैक ड्रेस पहनकर उन सबों के साथ शामिल हो गया। वरुण बोला, सर आप उन आतंकवादियों को बातों में उलझाने की कोशिश करिए, तब तक हम दूसरे बिल्डिंग से उस कॉलोनी के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। कमिश्नर सर बोले, लेकिन हमारे पास अब बचा क्या है कि हम उन आतंकवादियों को भी डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। महेश बोला, उसकी आप फिक्र मत करिए सर, क्योंकि विजय सर ने उनका भी इंतजाम कर रखा है। बस हमें सिग्नल की जरूरत है, उसके बाद हम तुरंत ही दूसरे बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पर सीक्रेट तरीके से घुस जाएंगे। उसके बाद उन सभी आतंकवादियों को दबोच लेंगे। वरुण बोला, लेकिन सर हमें तो अभी तक पता ही नहीं है कि उन आतंकवादियों के पास कौन कौन से हथियार है। अगर उनके पास RDX हुआ तो हम किसी को भी बचा नहीं पाएंगे इस अनजान होने वाले धमाके से। कमिश्नर सर बोले, हम यह भी हो सकता है, अगर उन आतंकवादियों के पास सच में RDX हुआ तो हम क्या करेंगे। महेश बोला, फिक्र मत करिए सर, अगर उनके पास X हुआ तो भी वो लोग उन्हें ब्लास्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है ऐसा अगर उन्होंने किया तो अंदर फंसे बच्चों की माता पिता एकजुट होकर पूरे पाकिस्तान पर धावा बोल देंगे। उसके बाद तो पाकिस्तान की सरकार भी उन्हें कुछ नहीं कर पाएगी। इसीलिए आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हम थोड़ी देर इंतजार करते हैं, उसके बाद अंदर घुस जाएंगे। जयपुर मिलिट्री बेस, दोपहर 2 बजे खालिद को उन लोगों ने एक चेयर पर बांध कर रखा था और उसके पास एक सैटेलाइट मोबाइल और उसके सामने लैपटॉप रखा गया था। खालिद मुस्कुराते हुए बोला, क्यों मेज, आज इतना झाम क्यों? क्या बात है, तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है क्या कि तुम्हें किसी धमकी दी है? उसकी बातों को सुनकर किसी ने भी उसे कुछ भी जवाब देने के लिए नहीं सोचा। विजय ने एक ऑफिसर को इशारा किया, जिसके बाद उसने लैपटॉप में एक वीडियो कॉल और बात करने के लिए किसी को कॉल लगा दिया। खालिद को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर इन सोल्जर्स की चाल क्या है और वो लोग करना क्या चाहते हैं। विजय ने एक मैसेज महेश को सेंड कर दिया, जिसके बाद उन सभी ने अपना काम करना शुरू कर दिया। तभी अचानक उस लैपटॉप में किसी की फेस नजर आते हुए दिखाई दे, जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, जिसे उसे कोई भी पहचान ना सके। उसने कहा, सलाम। वालेकुम खालिद मियां। अपना नाम सुनकर खालिद ने भी उसे अपनी दर्द भरी आवाज में जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। खालिद बोला, भाईजान आप कौन हैं? मैं तो आपको नहीं जानता हूं। शकील मुस्कुराते हुए बोला, भाईजान मेरा नाम शकील है, दाऊद का बाया हाथ। यह सुनकर खालिद के चेहरे पर एक मुस्कान छा गई। उसने कहा, अरे शकील भाईजान, हमें माफ कीजिएगा। मैं भाईजान, दरअसल मैंने आपको काफी वक्त से नहीं देखा था, इस वजह मैं आपको पहचान नहीं सका। शकील बोला, वो सब छोड़िए, सब खैरियत तो है ना? खालिद अपनी दर्द भरी आवाज में कहा, बस ये काफिर लोग मुझे दर्द पहुंचाकर कुछ जानने की सोच रहे हैं, लेकिन मैंने अब तक अपनी मुंह तक नहीं खोला है। शकील हंसते हुए बोला, इन सब की औकात ही क्या है खालिद मियां, आपसे कुछ भी उगलवाने की। खालिद बोला, आपने हमसे बात करने के लिए क्या रास्ता निकाला है भाईजान? उसने हंसते हुए बोला, आप फिक्र मत करिए भाईजान, हम आपको जल्द ही उन काफिरों जल्दी ही छुड़ा लेंगे। वही विजय को किसी की जानी पर गिरिशा पहचान। आवाज सुनकर उनके बीच कन्वर्सेशन में घुसते हुए बोला, क्यों शकील मैया, क्या हाल है? उन दोनों के बीच कन्वर्सेशन में किसी और को गुस्सा देखकर शकील बोला, कौन है बे? तुम्हें अपनी जान की फिक्र नहीं है क्या कि तुम दाऊद की बाएं हाथ से पंगा ले रहे हो? उसने गुस्से में कहा, जिसे सुनकर विजय हंसते हुए बोला, शुक्र मनाओ कि तुम इस वक्त मेरे सामने नहीं हो, वरना खालिद के साथ तुम्हारा भी खातिरदारी में करता। शकील गुस्से में बोला, तुम भूल रहे हो ऑफिसर कि इस वक्त मेरे हाथ में कई सारे मासूम बच्चों की जानें कैद में हैं, तो तुम्हारे दिए हो गए। धमकी से तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैं क्या कर सकता हूं। विजय गुस्से में बोला, अगर तुमने किसी भी बच्चों पर हाथ उठाने की भी कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें तुम्हारे ही घर में घुसकर तुम्हें गोली मारूंगा। उसकी बातों को सुनकर शकील जोर जोर से हंसते हुए कहा, अरे हिम्मत है तो कैमरे में आकर अपना चेहरा दिखाओ। क्यों दाऊद का नाम सुनकर डर गए हो क्या? फिर उसने खालिद से पूछा, अच्छा खालिद मियां कौन है ये ऑफिस जो हमसे ऊंची आवाज में बातें करने की जरूरत की है? खालिद बोला, कोई मेज है यहाँ का, अच्छा नाम क्या है? उसका काफिर का। विजय बोला, शकील मियां आखिर नाम में क्या रखा है? तुम हमारा चेहरा ही क्यों नहीं देख लेते हो? यह बोलकर विजय कैमरे के सामने आ गया। विजय को अपने सामने देखकर शकील अब पसीने से तरबतर हो गया। उसे अब बीते दिनों की याद आने लगी। वो ना चाहते हुए भी अपना कैमरा ऑफ कर दिया।
जिसे देखकर विजय के चेहरे पर से पर एक मुस्कान छा गई। विजय मुस्कुराते हुए बोला, अरे क्या बात है। मुझे देखकर यहूदी खान की बाएं हाथ ने अपना कैमरा ही ऑन ऑफ कर दिया। फिर उसने घूर कर खालिद देखकर कहा, आखिर ये यहूदी खान कौन है? खालिद अपना सीना चौड़ा करते हुए बोला, तुम मेज होकर यहूदी खान के बारे में नहीं जानते हो। वह हमारा खुदा है। उसी के चरणों में हमने अपना शिक्षा ग्रहण किया है और हमने उन्हीं के वजह से अपने कई सारे मिशन पर सफलता हासिल किया है। मुझे नाज है कि मैं यहूदी खान का एक शिष्य रहा हूं। विजय उसकी ओर देखकर बोला, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे उस टीचर को पाकिस्तान से ही उठाकर इंडिया लेकर आया था, वह भी जिंदा। यह सुनकर मानो खालिद की पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हक लाते हुए कहा, क्या तुम वही ऑफिसर हो जिसने यहूदी खान को जिंदा पाकिस्तान से उठाकर भारत लेकर आया था? यह बात सुनकर तो वहां पर मौजूद सभी ऑफिसर दंग रह गए, क्योंकि उन्हें पता था यहूदी खान कोई मामूली आतंकवादी नहीं था। उसे पकड़ने के लिए कई सारे मिशन जारी किए गए थे, लेकिन किसी को भी सफलता हासिल नहीं हुआ। बदले में कई सारे ऑफिसर्स मारे गए, लेकिन उन्हें खबर मिला था कि किसी ने यहूदी खान को पाकिस्तान से ही उठवा लिया है। और यह बात जब पूरी मिलिट्री को पता चली तो उन्हें उस ऑफिसर की खोज में लग गए, ताकि वह जान सके कि वो जानबाज ऑफिसर आखिर कौन है। विजय बोला, वैसे भी तुम्हें तुम्हारे टीचर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उसे तुम्हारे खुदा के पास भेज दिया है। यह सुनकर खालिद झटपट आने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे आका को जान से मारने की? अब तुमने हमारी पूरे कौम से पंगा ले लिया है। तुम्हारे साथ अब क्या होगा तुम सोच भी नहीं पाओगे। विजय एक मुस्कान सबकी ओर नजरें फेरा, फिर खालिद के सामने आकर बैठकर और बोला, क्या तुम्हें पता है कि शकील ने मुझे देखकर ही अपना कैमरा क्यों बंद कर दिया? यह बात तो सबके मन में उठ रही थी, क्योंकि उसने मुंबई में हाईजैक किया था और कई सारे आतंकवादियों को लेकर मासूम लोगों को बंदी बनाया था। लेकिन उसने यह सोचा भी नहीं था कि उसका मुलाकात किसी ऐसे इंसान से होगा जिससे वो समाज सोचे सापो भागते फिर रहा है। एक बार तो वह मेरे हाथ से बच गया था, लेकिन इस बार उसे भागने के लिए कोई मौका नहीं मिलेगा। विजय मुस्कुराते हुए बोला, शकील को मेरा नाम का खौफ है। तुम्हारे आतंकवादी फौज के द्वारा ही शकील को बचा लिया गया था। उस वक्त मैंने कुछ 40 से 50 की आतंकवादियों को मार सके, मुझे अफसोस लगा, पर कोई बात नहीं है। शिकार खुद ही शिकारी के हाथ हो चुका है, अब बचने का कोई भी तरीका नहीं है। ब्रिगेडियर सर बोले, मेजर विजय, क्या आप बता सकते हैं कि उस आतंकवादी ने ऐसा क्यों किया? आपको देखते ही उसने अपना कैमरा बंद क्यों कर दिया? ऐसा होते हुए तो हमने कभी भी नहीं देखा था। विजय अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, सर दरअसल मुझे कई सारे आतंकवादियों ने मेरा किडनैप कर लिया था। हम लोग एक मिशन पर थे, फ्लैशबैक मिशन। रोम मिलिट्री वालों को पता चला कि कई सारे आतंकवादी इस पहाड़ के आसपास देखे गए थे। इस वजह से मुझे लीग मिला था। उन आतंकवादियों को ढूंढकर खत्म करने की मैंने सभी सोल्जर्स को उनके जगहों पर तैनात करके राउंड अप के लिए निकल गया था। तभी कुछ इंडियन आर्मी के भेष में आतंकवादियों ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया था और अचानक मुझ पर धावा बोल दिया, जिससे मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया और मेरे शरीर में गोली लग गई और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं आतंकवादियों के टेंट पर बंधा हुआ था। उस वक्त मेरे पास कोई नहीं था, जिससे मैंने अपना सीक्रेट औजार निकाला और उस रस्सी को काटने लगा, जिससे रस्सी आधा काट चुकी थी। तभी कई सारे आतंकवादी ट्रेड के अंदर घुस गए। तभी एक आदमी मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखकर कहा, क्यों मेजर, तुमने हमारे कई सारे भाइयों को जान से मारा है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह बोलकर उसने एक के 47 उठाकर उसके पीछे से वार किया, जिससे विजय घुने के बल गिर गया। शकील चिल्लाते हुए बोला, इसी तरह से पूरे इंडियन आर्मी को अपने सामने झुकता हुआ देखना चाहता हूं। विजय को शकील की बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया। हेलो फ्रेंड, अगर आप कहानी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसके वजह से विजय दोबारा जमीन में गिर गया, जिससे उसके हाथों की रस्सी खुल गई और उसने बगल में खड़े एक आतंकवादी को धक्का मारकर उससे उसका हथियार छीन लिया और उन सब पर काल बनकर बरस पड़ा। अचानक हुए इस इंसिडेंट से किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वहां पर कई सारे लोगों की जानें चली गई। विजय उस वक्त अकेला था और उसके साथ कोई भी नहीं था, लेकिन इस बात की उसे फिक्र नहीं थी और वह आतंकवादियों पर काल बनकर उन्हें जान से मारे जा रहा था। कुछ आतंकवादियों ने हैंड ग्रेनेड विजय की ओर फेंककर टैंक से बाहर निकाल। विजय अपनी सूझबूझ दिखाते हुए अपने सीक्रेट हथियार से टैंक फाड़कर बाहर छुप गया। अब उसके हाथ पर 2 AK-47 राइफल पड़ी थी।
हैंड ग्रेनेड फटने से वहां की वातावरण में धुआं धुआं हो गया था, जिसका फायदा लेते हुए शकील वहां से भाग खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद वहां पर कई सारे आतंकवादियों की सिर्फ लाशें दिखाई दे रही थीं और विजय वहां पर अकेला खड़ा उन आतंकवादियों को देखकर अपने चेहरे पर एक मुस्कान बिखरे हुए था। विजय ने वहीं के सैटेलाइट मोबाइल से अपने मिलिट्री बेस पर कनेक्ट किया और वहां पर सभी को बुला लिया। विजय का मैसेज मिलते ही आर्मी की 2 टुकड़ी उस तरफ जा पहुंची जहां पर विजय इस वक्त लाशों के ढेर पर बैठा हुआ था। जैसे ही उन ऑफिसर्स की नजरें विजय पर पड़ी तो उनकी रूह एक पल के लिए काम सक गई। लेकिन इस वक्त विजय काफी घायल था, जिस वजह से उसके बदन से काफी खून बह चुका था। उन ऑफिसर्स ने विजय को उठाकर मिलिट्री बेस की ओर चल पड़े और कुछ ऑफिसर्स को वहीं पर छोड़कर उस जगह की छानबीन करने के लिए छोड़ दिए। बातें सुनकर सभी के चेहरे पर एक मुस्कान छा उठी। उन्हें गर्व हो रहा था कि उन लोगों ने एक ऐसे ऑफिसर से मुलाकात की जिसने अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने वतन के लिए किसी भी हद तक जा पहुंचता है। उन सभी ऑफिसर को विजय पर नाज हो रहा था। ब्रिगेडियर सर बोले, लेकिन मेजर अब क्या होगा? हम कैसे उन मासूम लोगों की जान बचाए गए? विजय ब्रिगेडियर सर की ओर देखकर बोला, आप उन लोगों की चिंता मत करिए सर, क्योंकि मैंने अपनी एक टीम को उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वहां पर भेज दिया है। यह सुनकर वहां पर मौजूद सभी ऑफिसर्स विजय की ओर देखने लगे। कर्नल सर बोले, क्या कहा आपने मेजर? जरा दोबारा बताइएगा, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। विजय सभी ऑफिसर्स की ओर नजरें गढ़ा हुए बोला, हमें तो बस एक चांस की जरूरत थी अंदर घुसने की और उस चांस को भी उन्हीं लोगों ने हमें दे दिया। मतलब हम कुछ समझे नहीं मेजर साहब, जरा खुलकर बताएंगे। करण बोला। विजय करण की ओर देखकर बोला, मेरे भाई जैसे ही शकील ने हमें कॉल किया, मैंने अपना एक सीक्रेट एजेंट की टीम को अंदर घुसने की परमिशन दे दिया था ब्रिगेडियर। सर बोले, लेकिन मेजर अगर उन आतंकवादियों को आपके इस मिशन के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? कहीं उन मासूम लोगों की जान खतरे में तो नहीं होगी? विजय ब्रिगेडियर सर की ओर देखकर बोला, सर आप बहुत घबराते हैं ऑफिसर, मैं आपकी बात को नहीं समझा। विजय बोला, मेरे वो एजेंट्स कोई मामूली एजेंट्स नहीं है सर, उन्हें अपने मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए उन सबको इसके लिए अच्छी तरह से ट्रेनिंग दिया गया है। लेकिन विजय को इस बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उन्हें एजेंट्स के साथ वरुण भी शामिल हो गया है अंदर जाने के लिए, और अंदर भी जा चुका है। लेकिन अब क्या होगा? क्या विजय को इस बारे में सच पता चलेगा? दूसरी तरफ एजेंट महेश सबको अपना प्लान समझाते हुए बोला, खबर के हिसाब से अंदर 7 आतंकवादी मौजूद है, एक टेरेस पर हैं, 3 होस्टेजेस को गार्ड कर रहे हैं, 2 राउंड अप कर रहे हैं और बचा आखिरी। उनका कैप्टन जो कहीं भी आ जा सकता है। सबसे पहले हमें टेरेस में जो आतंकवादी तैनात है उन्हें खत्म करने के बाद उसका भेष धारण करके हमें अंदर दाखिल करना होगा। जैसे ही मौका मिले हमें उन सभी आतंकवादियों पर धावा बोल देना है। मैं राउंड अप कर रहे हैं, आतंकवादियों को संभाल लूंगा, तब तक तुम लोग अंदर में छिपे सभी आतंकवादी को ढेर कर देना। सभी ने अपना गर्दन हाँ में हिलाया और अपना पोजीशन लेते हुए अंदर घुस गए। वरुण अपने बंदूक में साइलेंसर लगाया और टेरेस में खड़ा आतंकवादी पर निशाना साधते हुए कहा, सर मैंने उस आतंकवादी पर अपना निशाना साध लिया है, आपका ऑर्डर मिलते ही मैं उसे एक पल में ही खत्म कर दूंगा। महेश का ऑर्डर मिला, ओके वरुण, आप उसे अभी के अभी खत्म कर दो। महेश का ऑर्डर जैसे ही वरुण के कान में सुनाई दिया, एक गोली रफ्तार से निकली और टेरेस पर मौजूद आतंकवादी की खोपड़ी को चीरते हुए दूसरी तरफ से निकल गई। उस आतंकवादी को मौका ही नहीं मिला कि कुछ कर पाए। 6 के 6 सभी टेरेस पर जमा हो गए और वरुण ने उस आतंकवादी की भेष बना ली, जिसके बाद उन लोगों को सीढ़ियों से चढ़कर आने की आवाज सुनाई दे रही थी। सभी चौकन्ना हो गए और अपनी जगह ये लेते हुए छिप गए। अपने साथी को नीचे लेटा देखकर उस आतंकवादी को समझने में देर नहीं लगी कि यहां पर कुछ गड़बड़ है। वह अपने आप को संभाल पाता। वरुण ने उसके कंधे पर पीछे से वार किया, जिसके वजह से वह मूर्छित होकर वहीं पर गिर पड़ा। महेश ने थम्स अप का इशारा किया और नकुल ने उस आतंकवादी की भेस लेकर नीचे की ओर चला गया। अर्पिता अभी भी किसी का आने की राह देख रही थी। तभी एक आतंकवादी वहां पर आकर खड़ा हो गया और उसने अर्पिता को देखकर कहा, क्यों मैडम, क्या हुआ? आपने तो कहा था कि आपको बचाने के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा, लेकिन उसका यह कहाना ही था कि एक गोली उसके माथे को चीर कर निकली है। साथ ही साथ बगल में खड़े 2 और आतंकवादी भी अचानक जमीन पर गिर गए।
यह देखकर वहां पर मौजूद लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिर यहां पर क्या हुआ। तभी नकुल ने अपना मास्क निकालते हुए कहा, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक आर्मी एजेंट हूं, हमें आपको बचाने के लिए यहां पर भेजा गया है। ये सुनकर सभी होस्टेजेस को एक राहत मिली। तभी एक और आतंकवादी वहां पर आ धमका, जिससे सभी होस्टेजेस ना चाहते हुए भी कांपने लगे। लेकिन वह आतंकवादी मुस्कुराने लगा और अपना मास्क नीचे उतार दिया। जैसे ही उस आतंकवादी ने अपना मास्क नीचे उतारा, अर्पिता दौड़कर उसके गले लग गई। उसने रोते हुए कहा, इतनी देर क्यों लगा दी? आने में पता है मुझे कितना डर लग रहा था, कहीं मुझे कुछ हो जाता तो तुम कैसे जीते? मेरे बिना वरुण मुस्कुराते हुए उसका सिर को सहला हुए बोला, मैं रिया के साथ शादी कर लेता। यह सुनकर अर्पिता उससे अलग होकर उसके सीने पर मुख मारते हुए बोली, बकवास बंद करो, मैं तुम्हें सातों जन्म तक कभी नहीं अलग होने दूंगी। यह बोलकर उसकी आंखों पर आंसू छलक उठे। नकुल बोला, वरुण तुम यहां क्या कर रहे हो? टेरेस पर कौन है? उद्धरण। तभी पीछे से आवाज आई, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है नकुल, हमने सबको ऊपर पहुंचा दिया है, बस कप्तान ही बाकी है। तो फिर कप्तान कहां है? वरुण बोला, हमारे कैप्टन उन्हें संभाल रहे हैं। तभी दरवाजा टूटने की आवाज आई और शकील दरवाजा तोड़ते हुए नीचे गिरा। उसने देखा कि उसके सारे आदमी मारे जा चुके थे और वहां पर कई सारे काले कपड़े पहने हुए 6 लोग अंदर घुस चुके थे, जिन्होंने उनका प्लान खराब कर दिया था। शकील आगे कुछ सोच सकता। महेश ने उसे उठाकर एक मुख का दोबारा उसके मुंह पर जड़ दिया, जिसके बाद शकील उड़ते हुए दूसरी तरफ जा गिरा। अर्पिता बोली, उन्होंने हमें धमकी दिया था कि यह सब हमें कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने लड़कियों पर गंदी तरीकों से हाथ डालने की कोशिश की थी। यह सुनकर मानो अब तो वरुण का पारा हाई हो गया। उसने शकील को उठाया और उसे घूरते हुए बोला, तुम जैसे लोगों को क्या पता है कि भाई बहन की प्यार क्या होता है? अगर तुम्हारा रिश्ता किसी के साथ जुड़ जाता है तो तुम्हारा बंधन कितना अटूट हो जाता है। तुम जैसे लोगों को क्या पता होगा जो एक पल में उनकी खुशियों को उजाड़ कर रख देता है। यह बोलकर उसने उसका हाथ तोड़ दिया, जिससे उसकी चीख पूरे कमरे और बाहर तक गूंज उठी। महेश बोला, आप लोगों को अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब आतंकवादी ढेर हो चुके हैं, आप लोग अब बाहर जा सकते हैं। यह सुनकर सभी के चेहरे पर राहत मिली, लेकिन किसी ने भी अपना कदम बाहर बढ़ाने की कोशिश नहीं की। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं कोई आतंकवाद जिंदा बाकी तो नहीं रह गया है। अगर कहीं उन्होंने उन्हें गोली मार दी तो वो लोग एक पल में मर जाएंगे। तभी वरुण अर्पिता को अपनी गोदी में उठाकर बाहर की ओर ले जाने लगा, जिसे देखकर सभी उसके पीछे पीछे चलने लगे। नकुल बोला, अरे भाई, इसका इस लड़की के साथ क्या संबंध है? परी बोली, लगता है सर इसकी गर्लफ्रेंड है यह लड़की, इसीलिए तो इतना जिद कर रहा था। अंदर आने के लिए महेश बोला, ठीक है, लेकिन अपना मास्क नीचे मत उतारना। यह बोलकर वो लोग भी उन लोगों के साथ मिलकर बाहर निकल गए। सभी कैमरे की फोकस अमर सिंह कॉलोनी की ओर रही थी। तभी उन्होंने देखा कि सभी लोग बाहर आ रहे हैं। उन लोगों को बाहर आता देखकर उनके परिवार के लोग दौड़कर उस तरफ जाने लगे। इस वक्त न्यूज टीवी पर लाइव यह सब दिखाया जा रहा था। जब सिंह ओबरॉय खानदान की लोगों ने अर्पिता को किसी अनजान लड़के के बाहों में आता हुआ देखा, तो उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अर्पिता एक अनजान लड़के की बाहों पर क्यों आ रही है। लेकिन उन सब की फिक्र भी थोड़ी देर में चली गई। वरुण ने अर्पिता को पुलिस की वैन की तरफ ले जाकर उतार दिया। कई सारे रिपोर्टर्स की नजरें उन पर पड़ी और वो लोग लाइव कवरेज उनकी ओर कर दिए, जिसके बाद जैसे ही उसका कपड़े पहने लड़का ने अपना मास्क निकाला, उन सबकी चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अर्पिता दोबारा वरुण से लिपटकर उसे ना खोने और उसके साथ जिंदगी भर बिताने की खुशी में ही उसके आंखों से आंसू छलक उठे। कई सारे रिपोर्टर्स उन दोनों के पास पहुंचे, लेकिन वरुण अर्पिता को वैन में बैठाकर सिंगो बॉय मेंशन की ओर ले जाने लगा। जैसे ही वरुण और अर्पिता वन में बैठकर निकल गए, रिपोर्टर्स की भीड़ अपने अपने कैमरामैन की ओर देखकर बोलने लगे। ब्रेकिंग न्यूज। जैसे ही आप लोगों ने अभी अभी देखा कि कैसे सभी होस्टेजेस खुशी से चाहते हुए बाहर दौड़े चले आ रहे थे और किसी को भी एक खरोच तक नहीं आई है। हम आपको बता दें कि इस मिशन को हैंडल करने वाला का नाम है आईपीएस अफसर वरुण राय है। हमें गर्व है कि हमारे देश में ऐसे भी ऑफिसर्स हैं जो अपना कर्तव्य निभाने के लिए पीछे नहीं हटते। हम सल्यूट करते हैं। सीपी वरुण रॉय को आइए और हम बातें करते हैं उन लोगों से जो उस मुश्किल समय में बचकर बाहर निकले हैं। एक रिपोर्टर ने एक लड़की को रोकते हुए देखकर उससे पूछा, मैम क्या आप हमें अंदर की सिचुएशन के बारे में कुछ बता सकती हैं?
हमें जानना है कि अंदर क्या क्या हुआ। अपनी ओर कैमरा घूमते देखकर वह लड़की एक्साइटेड हो गई। फिर उसने अपनी शक्ल रोनी सी सूरत बनाते हुए बोली, जी कहिए, आप क्या जानना चाहती हैं? हमसे ऐसा विषय। रिपोर्टर बोली, मैम क्या आप बता सकते हैं कि आईपीएस वरुण राय ने आप सबों को कैसे रेस्क्यू किया? वो लड़की अपनी बाल सवार हुए कैमरे की ओर देखकर बोली, जब उन आतंकवादियों ने अचानक हमारे कमरे में घुसकर हमें बंदी बना लिया था तो हमें काफी घबराहट हो रही थी। वो लोग इंडियन आर्मी के बारे में और यहां के सरकार के बारे में गलत गलत शब्द का प्रयोग कर रहे थे। तभी एक लड़की खड़े होकर बोली कि अगर उसने और कुछ गलत शब्द भारत देश के नाम के लिए किया तो उनका भैया उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उद्धरण उद्धरण। यह सुनकर रिपोर्टर अपनी एक्साइटमेंट को छुपाते हुए बोली, क्या उसका भैया किसी बड़े रैंक का ऑफिसर है क्या? वो लड़की बोला, मैम मुझे तो नहीं पता, लेकिन जैसे ही वह आतंकवादी बाहर किसी से बातें करने के लिए गया तभी मेरे बगल में खड़े एक आतंकवादी की माथ से एक गोली हवा को चीरते हुए उसके माथे में घुस गई और गोली आर पार हो गई। अचानक हुए इस इंसिडेंट से मैं तो घबरा सी गई थी, लेकिन तभी एक लड़का वहां पर आ गया। रिपोर्ट बोली, और वह था आईपीएस वरुण रॉय। मैंने सही कहा ना? नहीं, वह कोई दूसरा लड़का था जिसने अपने आप को पूरी तरह से मास्क से कवर किया था और आतंकवादी के भेष में आया था। लेकिन वह कोई आतंकवादी नहीं था, बल्कि उन्होंने एक आतंकवादी को मारकर उनका भेष लिया था।